हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विनय एकेडमी। हम 2 लेक्चर्स ऑलरेडी कर चुके हैं सेम टॉपिक पर। सिमिलरली हम आगे प्रोसीड कर रहे हैं अपने नए लेक्चर की तरफ। आज का टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा और आज हम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन भी प्रोसीड करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक से। हो सकता है लेक्चर्स थोड़ा सा बड़ा हो, मतलब थोड़े से कुछ टॉपिक्स हमारे ज्यादा हुए हैं आज। डेरिवेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है आज के, और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हर जगह, हर एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा जरूरी टॉपिक्स हैं। बहुत सारे प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस है, तो हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। सबसे पहला टॉपिक जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसके पहले हमने क्या क्या पढ़ा है? इसके पहले हमने फोर्स पढ़ा, इसके पहले हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा। फोर्स हमने कैलकुलेट करा और इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करा। बट इन सभी कंडीशन में जब हमने फोर्स कैलकुलेट किया तो हमें याद होगा दैट वी हैव कंसीडर अ चार्ज क्यू, है ना? वो चार्ज एक जगह पे कंसंट्रेटेड था, तो उस कंसंट्रेटेड चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पी पर कितनी फील्ड आ रही थी वो हम निकाल रहे थे। तो ये जो चार्ज था यहाँ पे, वो चार्ज पॉइंट चार्ज था। पॉइंट चार्ज था मींस द साइज ऑफ द चार्ज, द रीजन वेयर द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड वाज नॉट कंसिडर्ड। चार्ज का साइज है, चार्ज का रीजन हमने यहाँ पे कंसिडर नहीं किया था। तो हमने क्या लिया यहाँ पे? हमने एक पॉइंट चार्ज ले रखा था। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ा हमने। सुपरपोजिशन में हमने ये पॉइंट चार्ज के कलेक्शंस को कंसिडर करा था, Q1 समथिंग, Q2, Q3, बहुत सारे चार्जेस थे। इन सब के वजह से किसी पॉइंट P पर कितनी फील्ड है ये हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से कैलकुलेट करी थी, डिपेंडिंग ऑन की क्या डायरेक्शन थी, क्या डायरेक्शन नहीं थी। प्रॉब्लम क्या आएगी जब ये सारा डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब जब चार्ज जो है वो टोटली एक रीजन में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। अभी तो मैं चार्ज को एक क्वांटाइज वे में कंसिडर कर सकता हूं। आई कैन काउंट 1 2 3 4 चार्ज पार्टिकल्स। अगर ये चार्ज किसी ऐसे रीजन में डिस्ट्रीब्यूटेड है जहां पे एक सरफेस हो गई और उस सरफेस में बहुत सारा चार्ज है, मान लो 1 कूलम का चार्ज पूरे सरफेस में डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब सरफेस की वजह से क्या हुआ, चार्ज का पोजीशन हर पॉइंट पे अलग अलग है। 1 कूलम का चार्ज है पर पूरे सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड, तो मैं उसको पॉइंट चार्ज की तरह पे नहीं ले सकता। मैं सब कुछ अमाउंट में चार्ज यहाँ पे है, कुछ इधर है, कुछ इधर है, कुछ इधर है, और ये पूरा कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो किसी एक पॉइंट पर है ही नहीं। तो अगर ये पूरे में कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उस कंडीशन में इसको कंसिडर करना पॉसिबल नहीं है। मतलब मैं फिर जे फॉर्मूला तो नहीं लगा सकता ना इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, के क्यू बाय आर स्क्वायर, है ना? ये फॉर्मूला नहीं लगा सकता क्योंकि ये फॉर्मूला किसके लिए होता है? फॉर अ पॉइंट चार्ज व्हिच इज फिक्स्ड एट अ लोकेशन। तो उसके लिए फिर हमें क्या जरूरत पड़ेगी? वी नीड विल रिक्वायर कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। विल टॉक अबाउट कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। व्हाट इज कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन? इन मेनी प्रैक्टिकल सिचुएशंस चार्जेस आर नॉट concentrated at single point. They are distributed continuously over a length, or a surface, or a volume. मतलब चार्ज हो सकता है किसी एक वायर में डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकता है चार्ज किसी एक सरफेस में डिस्ट्रीब्यूटेड हो, या हो सकता है चार्ज किसी वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड हो। तो अगर ऐसी कंडीशंस हैं तो उसके हमने 3 क्लासिफिकेशंस कर रखे हैं। पहला लीनियर चार्ज डेंसिटी, दूसरा सरफेस चार्ज डेंसिटी, और थर्ड इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब बहुत मुश्किल टॉपिक नहीं है, एक एक करके तीनों को हम लेते हैं, समझते हैं कि लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या है। ठीक है, तो पहले से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक इज लीनियर चार्ज डेंसिटी। लेट्स रीड डेफिनेशन क्या कहती है। व्हेन अ चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड कंटीन्यूअसली अलोंग अ लाइन और अ थिन वायर, we use linear charge density. The symbol for linear charge density is, we use this symbol lambda. Lambda will be the symbol. Lambda use करेंगे linear charge density के लिए। और ये जो lambda है इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सिंपली जो पूरे वायर में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है Q अपॉन L, जहां पे Q क्या है? पूरे रीजन में जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। इफ वी टेक अ वायर, तो उस वायर में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितना है? जैसे इफ वी टेक दिस पेन, इस पेन की अगर मैं बात करूं तो इस पेन में, पूरे पेन में कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है? अब इस पेन का साइज अगर मैं बहुत, मतलब इसका जो थिकनेस है बहुत छोटा ले लूं, तो इस पूरे पेन में कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वो हमें बताएगा इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है। अब पेन सिलिंड्रिकल शेप का है, इसमें कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर मैं थिकनेस इग्नोर करता चलूं तो पर यूनिट लेंथ कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, मान लिया मैंने इस पूरे में 5 कूलम चार्ज है, तो 5 कूलम चार्ज यहां से लेके यहां तक है। इतने रीजन में कितना होगा, या इतने रीजन में कितना होगा? अगर ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूअस है और यूनिफॉर्म है, तो मैं, अगर मुझे 1 कूलम चार्ज निकालना है तो मैं क्या करूंगा? इसको 5 पार्ट में कट कर लूंगा, तो 1 कूलम चार्ज मिल जाएगा। तो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा? यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, किसी पॉइंट पर नहीं है, चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर दिस एंटायर रीजन। क्लियर? तो चार्ज कहाँ है?
चार्ज हमारे पूरे पेन पर है। तो ऐसे कोई पूरा पतला वायर होगा, मतलब हमारे पास एक वायर है, मान लो ये वायर, इस वायर के पूरे वायर पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इस पूरे वायर पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मींस मान लो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, इस पूरे वायर पे पॉजिटिव चार्ज है। वायर का थिकनेस तो कुछ है नहीं, तो इसका सरफेस एरिया तो हम कंसीडर नहीं करते। मींस वी व्हेन वी टॉक अबाउट वायर, जब वायर हम बात करें तो उसकी थिकनेस को हम इग्नोर करते हैं। तो इस पे चार्ज मान लेते हैं कुछ क्यू है या स्मॉल क्यू है, जो हम कंसीडर करना चाहें हमारे ऊपर। इसका लेंथ हमने मान लिया कुछ एल है, तो लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होगा, चार्ज पर यूनिट लेंथ, जो कि हमने फॉर्मूला उधर लिखा हुआ है। तो हमारा लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या बना, लीनियर चार्ज डेंसिटी बना लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाय एल। ठीक है, डेफिनेशन भी इसकी यही है, लीनियर चार्ज डेंसिटी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ द चार्ज पर यूनिट लेंथ। पर यूनिट लेंथ, यूनिट लेंथ मींस पर मीटर कितना चार्ज है, कितना अमाउंट में कितना कूलम चार्ज है, दैट विल बी लैम्डा। एसआई यूनिट क्या होगी इसकी, क्या बनेगी एसआई यूनिट, तो एसआई यूनिट ऑफ दिस विल बी, यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर, सो एसआई यूनिट विल बी कूलम पर मीटर। मींस किसी वायर पे अगर चार्ज निकालना है तो कैसे निकालेंगे, विल गो विद linear charge density that is equal to Q by L and the SI unit is coulomb per meter। दूसरा क्या है, सेकेंड टॉपिक है सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, we define it as surface charge density is when the charge is distributed over surface। if we take a surface like this square है, मान लो इस पे बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज मैंने लिया है, इसका मतलब मैं यहाँ पे पॉजिटिव बना रहा हूँ, उसका मतलब ये नहीं कि केवल पॉजिटिव यहाँ पे है, पॉजिटिव इस पूरे रीजन में है, ये पूरा रीजन एंटायरली पॉजिटिव चार्ज है, ये पूरा रीजन में पूरी तरीके से पॉजिटिव चार्ज भरा हुआ है। ठीक है, मतलब अगर मैं शेड करने जाऊं तो मैं मुझे पूरे रीजन को प्रॉपर्ली शेड करना पड़ेगा, कोई स्पेस नहीं बचना चाहिए, इस पूरे रीजन में पॉजिटिव चार्ज भरा हुआ है। सिमिलरली अगर मैं इसमें नेगेटिव चार्ज यहाँ पे ऐसे बना रहा हूँ, तो इस पूरे रीजन में नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, पूरे रीजन में नेगेटिव चार्ज या पूरे रीजन में पॉजिटिव चार्ज फिल होगा, इस पूरे में नेगेटिव चार्ज फिल होगा। तो इसके पास हम कुछ कंसिडर कर लेते हैं, कितना चार्ज है माइनस क्यू, इसके पास कितना कंसिडर कर लेते हैं प्लस क्यू। ठीक है, प्लस क्यू इज नॉट एट अ पॉइंट, माइनस क्यू किसी पॉइंट पर नहीं है, कहां है, पूरे स्क्वायर में या पूरे सर्कल में। तो ऐसे कंडीशन में मान लो ये स्क्वायर हो गया, इसका एरिया कुछ ए कंसिडर कर लेते हैं, सर्कल हो गया, इसका एरिया हमने ए कंसिडर कर लिया, ये ए क्या होगा, ये ए होगा पाई आर स्क्वायर। अगर इसका रेडियस कितना है आर, ये ए क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ, ये एरिया क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, तो पूरे रीजन में पूरे एरिया में क्या चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इज नोन एज सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड द सिंबल इज सिग्मा। सिग्मा इसका सिंबल हो जाएगा। फॉर्मूला क्या होगा, जैसे पीछे क्या था, टोटल चार्ज अपॉन लेंथ, यहाँ पे फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला क्या बनेगा, टोटल चार्ज क्यू अपॉन एरिया दिस टाइम। अगर सर्कल के केस में देखेंगे तो सर्कल के केस में एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, और अगर हम नेक्स्ट केस में देखेंगे हमारे स्क्वायर के केस में, तो क्या हो जाएगा एल इंटू बी। चलो एसआई यूनिट देखते हैं, डेफिनेशन तो वही आएगी ना, डेंसिटी पर यूनिट एरिया, अमाउंट ऑफ द चार्ज या चार्ज डेंसिटी। तो चार्ज डेंसिटी या चार्ज पर यूनिट एरिया इज नोन एज व्हाट, सरफेस चार्ज डेंसिटी या सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब देखो चार्ज इस पूरे रीजन में डिस्ट्रीब्यूटेड है, एसआई यूनिट क्या बनेगी इसकी, एसआई यूनिट विल बी, बहुत सिंपल सी चीज है, चार्ज का हो गया कूलम, एरिया का हो गया मीटर स्क्वायर, तो एसआई यूनिट क्या हो गई, कूलम पर मीटर स्क्वायर। एग्जांपल्स की बात करें, रियल लाइफ एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं इसके, तो चार्ज ऑन अ कंडक्टिंग स्फीयर, एक स्फीयर कंसीडर करें, स्फीयर के पूरे सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दो, सर्कल के पूरे सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दो, एक डिस्क में पूरे पे चार्ज हो गया, शीट ले रखी है, ऐसी कुछ शीट होगी उसमें चार्ज हो गया, तो डिस्क या फिर कोई शीट, प्लेन पेपर पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, एक नॉर्मल सा प्लेन सा पेपर ले लो, उस पे चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसको हम बोल सकते हैं सरफेस चार्ज या सरफेस चार्ज डेंसिटी। चार्ज शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी एक कोने में चार्ज रखा हुआ है, कि पेपर का एक एज पकड़ लिया, उस एज पे चार्ज रख दिया, ये चार्ज पूरे सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। क्लियर है, तीसरे में मूव करते हैं, बहुत इजी टॉपिक्स हैं। थर्ड क्या है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब जैसे दो हमने कर लिए तो हमें आइडिया लग गया होगा क्या है, पहला वाला क्या था, क्यू बाय एल, दूसरा क्या है, सेकंड वाला क्या था, सेकंड वाला वाज सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाय एरिया, क्योंकि वो सरफेस चार्ज डेंसिटी था। ये क्या होगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, तो सिंपल फॉर्मूला क्या बन जाएगा। अच्छा, इसके बाद हम नॉर्मल, हम सारे फॉर्मूले लिखने के बाद इसका सिंबल क्या होगा, रो,
और फॉर्मूला क्या बनेगा, सिंपली Q बाय वॉल्यूम। ठीक है, तो हमारे सारे फॉर्मूले हो गए, मतलब इधर चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, इधर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा पूरे रीजन में, अंदर पूरा वॉल्यूम में, पूरे वॉल्यूम में इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। वो इक्वल भी हो सकता है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकता है, कैसा भी डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। ठीक है, इस पूरे रीजन में या पूरे वॉल्यूम में हमारे पास पूरा अंदर में चार्ज भरा हुआ हो। तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की जब हम बात करते हैं या वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की बात करते हैं, तो इट इज चार्ज ओवर द एंटायर रीजन। इस रूम में पूरे में चार्ज भर दो, यहां भी चार्ज, यहां भी चार्ज, यहां भी चार्ज। अगर मैं इस रीजन से कुछ चार्ज लेना चाहूं तो बस ऐसे मैं करके चार्ज उठा सकता हूं। सरफेस चार्ज डेंसिटी पे क्या होगा, वॉल्स पे चार्ज दे दो। और लीनियर चार्ज डेंसिटी में क्या कर सकते हैं, किसी एज पे चार्ज दे सकते हैं। इस एज को उठाया हमने बोर्ड के, इस एज पे चार्ज दे दिया। ठीक है, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तीन तरह के हो सकते हैं और ये हमारे तीनों पॉसिबल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गए। ठीक है, अब तीनों फॉर्मूले अगर हम एक बार वापस से देखें तो हमारा सबसे पहला फॉर्मूला क्या था, लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाय एल। दूसरा क्या था, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाय एरिया। एंड थर्ड फॉर्मूला अभी जस्ट हमने लिखा, रो इज इक्वल टू क्यू बाय वॉल्यूम। अच्छा, मान लेते हैं कि ये चार्ज जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो क्यू ना हो, कि एक बहुत स्मॉल चार्ज है, इफ इट इज समथिंग लाइक डी क्यू, तो इसको अगर मैं लैम्डा इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी एल लिखूं तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए हमें। इसको सिग्मा इज इक्वल टू अगर मैं डी क्यू बाई डी ए लिखूं तो कोई परेशानी है, डी ए या डी एस जो भी लिखना चाहो। रो इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, डी क्यू बाय डी। ठीक है, अब इनसे रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड्स लिखनी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन हमारा क्या है, E इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर। ठीक है, बस यहां से एक Q जो है अब रिप्लेस करना है। अगर लाइन चार्ज डेंसिटी है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो यहां से Q निकाल लो। यहां से Q कितना आएगा, लैम्डा टाइम्स ऑफ डीएल, है ना। डीएल को उधर मल्टीप्लाई करा, डी क्यू ना छोटा सा चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बन जाएगी, E इंटू डी क्यू। और डी क्यू क्या होगा, लैम्डा टाइम्स ऑफ डीएल अपॉन आर स्क्वायर। हाँ, ये जरूर है कि अगर मैं डीएल यहां कंसिडर कर रहा हूं तो जो फील्ड आएगी वो बहुत छोटी सी फील्ड आएगी, विच विल बी डी। और अगर मुझे टोटल फील्ड चाहिए फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, वापस से मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। आई हैव टू गो फॉर द एंटायर सरफेस। तो पूरे सरफेस के लिए अगर हम जाएंगे तो पूरे सरफेस के लिए जाके हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर हुआ, कोई परेशानी। चलो आगे बढ़ते हैं। तो तीनों डिस्ट्रीब्यूशन हो गए, तीनों फॉर्मूले हो गए। लैम्डा इज इक्वल टू डी क्यू बाई डीएल, सिग्मा इज इक्वल टू, अब मुझे अगर मान लो किसी सरफेस पे निकालना होता तो सरफेस पे क्या करता, फिर मैं मुझे डी क्यू को किससे रिप्लेस करना होता, सिग्मा डी ए से रिप्लेस करना। तो यहाँ पे जो पॉइंट चार्ज हम वहां पे ले रहे थे पीछे, उसी पॉइंट चार्ज को बस रिप्लेस कर देना है लैम्डा टाइम्स ऑफ डीएल, सिग्मा टाइम्स ऑफ डी ए, या फिर रो टाइम्स ऑफ डीवी। कुछ भी वेरिएशन नहीं आएगा, वही सेम फॉर्मुलाज या वही सिमिलर फॉर्मुलाज आ जाएंगे। सो वी कैन गेट force, we can get electric field, we can get things like this, means all the physical quantity in terms of continuous charge distribution. But we should know one thing, that now charge is not at a point, charge is in the entire region. charge पूरे region में concentrated है। इस पे कुछ questions भी करेंगे आगे हम। अभी next topic जो हम move कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत जगह या बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमें इलेक्ट्रिक डाइपोल के देखने को मिलते हैं। तो पहले देखते हैं, डिफाइन करते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। सो इट इज अ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस। दो चार्जेस यहाँ पे होने चाहिए हमारे पास, और दोनों चार्जेस कैसे होने चाहिए, दे शुड बी इक्वल एंड अपोजिट, एंड दे शुड बी पॉइंट वन, पॉइंट चार्ज होने चाहिए, एंड सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। दिस इज इंपॉर्टेंट। जो डिस्टेंस होता है, जो डिस्टेंस या सेपरेशन हम कंसिडर करते हैं, दैट सेपरेशन और डिस्टेंस शुड बी स्मॉल। ये डिस्टेंस कितना लिया हमने, दिस इज अ स्मॉल डिस्टेंस। तो क्या लिया हमने, देखो दो चार्जेस हो, इक्वल और अपोजिट हो। पहला चार्ज ले लिया मैंने Q, दूसरा चार्ज ले लिया माइनस Q। लो इसको माइनस Q ले लेते हैं, इसको प्लस Q ले लेते हैं, कुछ भी, मतलब एनी चार्ज वी कैन टेक। और इनके सेंटर के बीच का सेपरेशन कितना होना चाहिए, एक छोटा सा डिस्टेंस। अच्छा, फॉर कैलकुलेशंस, जिससे कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी हो सके, हम इस डिस्टेंस को 2a ले लेते हैं। तो ये जो डिस्टेंस है, दिस कैन बी एनीथिंग, कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, पर हमें जितना जनरल कैलकुलेशन, व्हेन वी डिराइव दिस, व्हेन वी गो फॉर द डेरिवेशन ऑफ द एक्सियल एंड इक्वेटोरियल केस जो हम आगे करने वाले हैं, उसमें हमें ये हाफ डिस्टेंस कंसीडर करनी पड़ती है। और हाफ डिस्टेंस लेंगे, अगर मैं इस डिस्टेंस को कुछ d या a कंसीडर कर लूं, तो मुझे फिर a/2 एक्सप्रेशन में यूज करना पड़ता है, और फ्रैक्शन की कैलकुलेशन थोड़ा सा तो मुश्किल हो ही जाती है। तो उसलिए फिर हम क्या करते हैं, उस वजह से वी टेक दिस डिस्टेंस टू बी 2a, क्योंकि डिवाइड करना है तो दो पार्ट a हो जाएंगे। तो अपने कन्वीनियंस के लिए हम एक ऐसा
काम कर रहे हैं। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल? सो इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ सिस्टम which have two charges both should be equal, minus q plus q, and they should be separated by some distance, what, some distance 2a। ठीक है, कंडीशंस की बात करें तो कंडीशंस क्या है, इंपॉर्टेंट कंडीशंस क्या होनी चाहिए, दोनों चार्ज हो, दोनों इक्वल एंड अपोजिट हो। अगर इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस हैं तो क्यू नेट कितना बनेगा, क्यू नेट विल बी, यहाँ पे कितना है माइनस क्यू, इधर कितना है प्लस क्यू, नेट चार्ज कितना हुआ जीरो। तो देखो नेट चार्ज तो सिस्टम का हो गया जीरो, तो अगर सिस्टम का नेट चार्ज जीरो है तो क्या एज्यूम करूं कि सिस्टम की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होनी चाहिए, जीरो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आनी चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू बाय आर स्क्वायर। क्यू ही जीरो हो गया, क्यू नेट ही जीरो हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कर दें, ऐसा होगा, कर सकते हैं, थोड़ा सोच के देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कर दें, पॉसिबल है? हाँ, मान लो ये पॉइंट ले लिया मैंने, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, जीरो कर दूं, लिख देते हैं ऐसा जीरो, है ना। चलो यही चीज अभी हमें स्टडी करनी है कि अगर मैं कोई भी पॉइंट यहाँ पर कंसिडर करूं तो इस टाइप या कहीं पे रैंडम कोई पॉइंट कंसिडर करें तो किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी कि नहीं होगी या कितनी होगी, ये कैलकुलेट करने की हमें जरूरत है। कैलकुलेट कर रहे होंगे, इसका मतलब जीरो तो नहीं होगी, तभी शायद कैलकुलेट कर रहे होंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल है। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है? इट इज अ पेयर ऑफ चार्जेस इक्वल एंड अपोजिट एंड सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस, एंड वी आर कंसीडरिंग दैट स्मॉल डिस्टेंस टू बी टू वे। और इस डिस्टेंस का नाम रख देते हैं कुछ, है ना, नाम रखना बहुत जरूरी है। इस डिस्टेंस का नाम क्या हो जाएगा आपसे? डाइपोल लेंथ। तो इस डिस्टेंस का नाम क्या होने वाला है? डाइपोल लेंथ। तो ये जो डिस्टेंस है इसको हम बोलेंगे डाइपोल लेंथ, डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स ऑफ अ डाइपोल। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? एग्जाम्पल्स कुछ ले रखे हैं हमने, कहां कहां प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस मिलते हैं या कहां कहां हमें डाइपोल्स देखने को मिलते हैं। तो मैंने जैसा बोला था स्टार्टिंग में कि ये जो लेक्चर होने वाला है ये इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस रियल लाइफ में हमें मिलेंगे, बहुत सारे रियल लाइफ एप्लीकेशंस मिलेंगे। तो सबसे पहला एग्जांपल मैंने क्या ले रखा है? सबसे पहला एग्जांपल हमने ले रखा है HCl का, H प्लस Cl माइनस, है ना। इसके पास कितना चार्ज है? 1 यूनिट पॉजिटिव। इसके पास कितना चार्ज है? 1 यूनिट नेगेटिव। इनके बीच का कुछ सेपरेशन होता है, मतलब HCl हमें पता है अगर मॉलिक्यूल है तो इनके बीच में मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग के बीच में कुछ सेपरेशन होता है, कुछ तो सेपरेशन होगा, तो मतलब इनके बीच में कुछ डिस्टेंस है। तो दीज आर पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, इक्वल चार्जेस, एक यूनिट का और सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। तो इसको डाइपोल बोल सकते हैं, इसको डाइपोल बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं डाइपोल, बोलना चाहिए हमें डाइपोल इसको। देखो साइज देखो, क्या हाइड्रोजन का साइज, क्लोरीन का साइज, साइज सेम होता है, डाइपोल बोले, बोल सकते हैं डाइपोल इसको। कंडीशन चेक करें डाइपोल की क्या थी, क्या थी? टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। मास रखा है कहीं पे, साइज लिखा है कहीं पे कि अगर साइज छोटा है या बड़ा हो, ऐसा कुछ लिखा है? नहीं लिखा है। तो हमें क्या ध्यान देना है? केवल इक्वल अपोजिट चार्जेस मिल जाए, साइज कुछ भी हो, मास कुछ भी हो, देखना क्या है? चार्ज देखने हैं। अगर इक्वल अपोजिट चार्जेस मिल गए और सेपरेशन मिल गया तो काम खत्म वहीं पे, है ना। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है ना, बचा के रखना थोड़ा थोड़ा। तो H प्लस और Cl माइनस दो चार्जेस हैं, मुझे पता है इसमें 3 ऑर्बिट्स आएंगी, इसमें एक ही ऑर्बिट आएगी, साइज से कोई मतलब नहीं है, मुझे क्या दिख रहा है? मुझे ये दिखना चाहिए और यही दिख रहा है, चार्जेस हो गए, तो इसको हम डाइपोल बोलेंगे। तो ये क्या कहलाएगा? डाइपोल। ठीक है, उसके बाद हमें वाटर मॉलिक्यूल दे रखे हैं, वाटर मॉलिक्यूल मींस H2O। H2O का कॉन्फ़िगरेशन हम देखें, बहुत सारी केमिस्ट्री आती होगी आप लोगों को। क्या एंगल होता है इसके बीच में? जल्दी से सोच के बताओ, क्या एंगल होगा इसके बीच में? सेपरेशन कितना होता है? मुझे नहीं आती केमिस्ट्री, कितना होगा? 104 डिग्री के आसपास, 104 पॉइंट समथिंग डिग्री। ठीक है, तो अगर मैं H2O की बात करूं तो यहां पे मेरे पास 2 H प्लस आयन है और एक ट्वाइस चार्ज का O आयन है ना, O2 माइनस। तो देखो क्या है, ये प्लस, ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस। तो अगर मैं इसके सेपरेशन की बात करूं, क्या ये डाइपोल है? क्या ये डाइपोल है? देखें डाइपोल है कि नहीं। तो एक नेगेटिव चार्ज मिल गया, एक पॉजिटिव चार्ज मिल गया, मतलब ये सिस्टम एक डाइपोल की तरह बिहेव कर रहा है ना। एक नेगेटिव चार्ज मिल गया, पॉजिटिव मिल गया, वापस से एक डाइपोल मिल गया, तो यहाँ पे 2 डाइपोल्स। ठीक है, अच्छा एक और एग्जांपल लेंगे इसके बाद, डाइपोल मूवमेंट पढ़ेंगे, फिर एक और एग्जांपल कंसीडर करेंगे इसी को रेफर करते हुए, उस पर आएंगे।
फिर उसके बाद हमारे पास एग्जांपल ले रखा है, ये एक सिस्टम है, एक फिजिकल सिस्टम है, एक नॉर्मल सा फिजिकल सिस्टम है। मतलब मैंने एक स्फीयर लिया, यहाँ पे दूसरा स्फीयर लिया, इसको बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज दे दिया और इसको बहुत सारा नेगेटिव चार्ज दे दिया। ठीक, एक चीज याद रखी कि जितना पॉजिटिव चार्ज इसको दिया उतना ही नेगेटिव चार्ज इसको दिया। या फिर क्या कर सकते हैं, ऐसा क्रिएट करने के लिए क्या कर सकते हैं, इसी में से पॉजिटिव चार्ज निकाल लो, यहां से हमने कुछ पॉजिटिव चार्ज निकाल के इसको दे दिया, तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा ना उस कंडीशन में। कंडक्शन के थ्रू कर लो, कंडक्शन के थ्रू क्या कर सकते हैं, दोनों सेम मटेरियल यूज करें, दोनों आयरन के स्फीयर्स ले लिए, दोनों सेम साइज के ले लिए, कॉन्टैक्ट में लाए, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, चल जाएगा ऐसे। याद है कंडक्शन क्या था, कंडक्शन में सेम चार्ज ट्रांसफर हो सकता है, तो कंडक्शन तो यहाँ यूज नहीं होगा, तो क्या यूज करें, हम इंडक्शन के थ्रू कर सकते हैं प्रोसेस। मतलब दोनों को पास लाए, एक चार्ज बॉडी था हमारे पास, दूसरे को हम उतना ही इक्वल चार्ज दे देते हैं। अगर एक परफेक्ट कंडक्टर हमने यूज किया, एक परफेक्ट कंडक्टिंग स्फीयर यूज किया, तो अमाउंट ऑफ चार्ज दोनों में कितना आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। फिर उसके बीच में कुछ सेपरेशन ले लिया, मतलब उसको हमने किसी एक रॉड से सेपरेट कर लिया, फिजिकल रॉड है यहाँ पे, उसे सेपरेट कर लिया, तो ये भी एक सिस्टम डाइपोल का सिस्टम हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे जनरल सिस्टम्स हमें डाइपोल के मिल जाते हैं। ठीक है, तो इतना टॉपिक हो गया। अब एक चीज पढ़ते हैं और फिर इसी टॉपिक पे या इसी एग्जांपल में जो पीछे हमने पढ़ा वाटर वाला, उस पर वापस आएंगे। हेडिंग है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। इससे पहले क्या पढ़ा हमने, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, वो एक सिस्टम था, कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं था, वो एक सिस्टम था जिस सिस्टम में दो चार्ज रखे होने चाहिए, एक पॉजिटिव होना चाहिए, एक नेगेटिव होना चाहिए, उनके बीच में एक छोटा सा डिस्टेंस होना चाहिए। ये क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट इज अ फिजिकल क्वांटिटी, मतलब इसकी यूनिट एग्जिस्ट करेगी। कैसे डिफाइन करा है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी है ये, है ना। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी दैट मेजर्स द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, क्या था इलेक्ट्रिक डाइपोल, दो चार्जेस, एक प्लस क्यू, दूसरा माइनस क्यू, देन दे आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस व्हाट, 2a। ये था इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट लिखना है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का जो सिंबल होता है p, स्मॉल p यूज करते हैं। ठीक है, और उसको हम डिफाइन कैसे करते हैं, इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ either of the charge, the product of either of the charge and the distance or the separation between the dipoles। दोनों में से एक चार्ज उठा लो, चार्ज ले लिया, और उसके बीच का सेपरेशन, सेपरेशन कितना है, सेपरेशन है 2a। बढ़िया लगा। ये क्या लिखा हुआ है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो यहाँ वेक्टर बना भी दिख रहा है। अब इन दोनों में से कोई एक वेक्टर क्वांटिटी होनी चाहिए। हमें 100% पता है कि चार्ज नहीं है, स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था जब चार्ज की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे कि चार्ज इज एडिटिव इन नेचर, स्केलर एडिशन कर सकते हैं उसका, है ना। तो 2a डिस्टेंस या 2a सेपरेशन जो है, 2a ही डिसाइड करेगा p का डायरेक्शन। तो जो p का डायरेक्शन है वो कहां से आएगा, 2a से आएगा। अब ये 2a का डायरेक्शन क्या होता है, कैसे पता चलेगा, तो 2a का डायरेक्शन क्या होता है, 2a का डायरेक्शन होगा हमारे पास हमेशा, 2a का डायरेक्शन कैसे लेंगे, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। किधर डायरेक्शन होगा, 2a का डायरेक्शन होगा माइनस q से पॉजिटिव q की तरफ। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन याद है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमने क्या पढ़ा था पिछले लेक्चर में, इट वाज फ्रॉम दी पॉजिटिव टू नेगेटिव, है ना। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट है, याद रखना पड़ेगा। डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन क्या होगा, 2a के डायरेक्शन में, और 2a का डायरेक्शन क्या होगा, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। सो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो P किन दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, P डिपेंड्स ऑन Q, P डिपेंड्स ऑन दिस। दो फैक्टर्स हैं जिस पे डिपेंड कर रहा है, डाइपोल लेंथ कितनी है और दूसरा Q कितना है, अमाउंट ऑफ चार्ज कितना दिया। इक्वल अपोजिट जरूर होगा, पर कितना अमाउंट ऑफ चार्ज दिया है उस पर डिपेंड करेगा। अच्छा, सेम क्या करते हैं, जैसे हमने पीछे अभी एक एग्जांपल लिया था H2O का, वैसे ही एक एग्जांपल लेते हैं CO2 का। ठीक है, अब कार्बन डाइऑक्साइड का अगर हमें स्ट्रक्चर बनाना है तो क्या ये एक डाइपोल का सिस्टम बनेगा, क्या ये एक डाइपोल है, हाँ, या क्या ये एक पोलर मॉलिक्यूल है, ये चीज फाइंड करनी पड़ेगी। पोलर मॉलिक्यूल्स मतलब ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका डाइपोल मूवमेंट जीरो ना हो। तो क्या ऐसा मॉलिक्यूल है जिसका डाइपोल मूवमेंट जीरो ना हो, जैसे HCl का अगर मैं एग्जांपल लूं, HCl का एग्जांपल अगर हम लें तो प्लस माइनस दो चार्जेस थे,
इनके बीच में कुछ सेपरेशन था, क्या इसका डाइपोल मोमेंट जीरो होगा? पी जीरो होगा? नहीं जीरो होगा, क्योंकि इसके पास ये देखो चार्ज है क्यू, सेपरेशन है, कुछ डिस्टेंस है ना इसके बीच में, डिस्टेंस, तो ये पॉजिटिव चार्ज क्यू जो भी होगा, ये चार्ज क्यू मान लेते हैं, इनटू जो भी डिस्टेंस होगा इसके बीच में एल, है ना। तो इसका कुछ फाइनाइट डाइपोल मोमेंट है, HCl का कुछ फाइनाइट डाइपोल मोमेंट है, तो मतलब ये एक डाइपोल है। H2O का अभी कंसिडर करते हैं, पहले CO2 की बात करते हैं, क्या CO2 डाइपोल है? तो मुझे दिख रहा है इसके पास 4 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, मतलब इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 ही इलेक्ट्रॉन है। तो अगर मैं 2 प्लस का यहां लिख दूं और 2 प्लस का यहां लिख दूं, मुझे पता है ऑक्सीजन के पास 2 नेगेटिव होते हैं, तो पेयर तो दिख रहा है, 2 पेयर्स दिखे, है ना, दिख गए होंगे 2 पेयर्स, एक तो यहां दिखा, ये और एक यहां दिख रहा है, तो मतलब हमारे हमारे पास 2 डाइपोल के सिस्टम है, ठीक है। अब डायरेक्शंस बनाना स्टार्ट करते हैं। इस डाइपोल का डायरेक्शन चाहिए, इस डाइपोल का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? नेगेटिव से पॉजिटिव, मतलब ये हो गया मेरा P1, ठीक। दूसरे डाइपोल नेगेटिव से पॉजिटिव, ये हो गया P2। अच्छा एक बार मैग्नीट्यूड देखें क्या? मैग्नीट्यूड अगर मुझे लिखना है तो दोनों के ऊपर चार्ज कितना है? दोनों के ऊपर चार्ज सेम है ना, कितना? 2 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज, मतलब इसके ऊपर Q चार्ज है तो इसके पास भी Q चार्ज है, दोनों के बीच में, क्योंकि सब कुछ सेम ही दिख रहा है तो दोनों के बीच में सेपरेशन भी सेम होगा। एक बार डायरेक्शन चेक करो, P1 का डायरेक्शन किधर है? इस तरफ। P2 का डायरेक्शन किधर है? दूसरे डायरेक्शन में। तो मतलब P1 और P2 जो है, दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है, बस डायरेक्शन अपोजिट है। तो नेट डाइपोल मोमेंट कितनी आ जाएगी? पी नेट कितनी आ जाएगी इसकी? जीरो। तो क्या इस सिस्टम को हम डाइपोल बोलेंगे? इज इट डाइपोल? नो, इट इज नॉट, ठीक है। अब जैसा इसमें कंडीशन था वैसे ही वाटर में देखते हैं। वाटर में क्या था? ऑक्सीजन हमारे पास सेंटर में था और फिर 2 H मॉलिक्यूल्स सेपरेटेड बाय सम एंगल। तो उसमें अगर हम बनाते हैं तो वहां पे देखो, वहां पे डायरेक्शंस अलग अलग हो जा रहे हैं, है ना, तो वहां पे कैंसिलेशन नहीं हो रहा, इसलिए दैट वाज अ मॉलिक्यूल, जो पोलर मॉलिक्यूल था वहां पे डाइपोल मोमेंट है। वाटर के केस में है, HCl के केस में है, कार्बन डाइऑक्साइड के केस में नहीं। तो हमारे पास ऐसे बहुत सारे फिजिकल सिस्टम्स मिलते हैं जो डाइपोल होते हैं। अब डाइपोल्स का बिहेवियर हमें स्टडी करने की जरूरत पड़ती है। मतलब अगर मेरे पास एक मॉलिक्यूल रखा हुआ, मॉलिक्यूल हर एक चीज मॉलिक्यूल से बनी हुई है, मतलब हर जगह मॉलिक्यूल्स है। अब उन मॉलिक्यूल्स को उठा के, उस मटेरियल को उठा के हम किसी दूसरे जगह पर रख रहे हैं जहां पर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है या मैग्नेटिक फील्ड है, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कुछ हमें बिहेवियर शो कर रहा है अलग अलग तरीके के। तो उसको स्टडी करने के लिए कि वो ऐसा बिहेवियर क्यों शो कर रहा है, वो क्यों अजीब तरीके से बिहेव कर रहा है, क्यों एक स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाती है, तो इन सभी चीजों को स्टडी करने के लिए फिर हमें ये रिक्वायरमेंट आती है, फिर हमें वो डाइपोल का कॉन्सेप्ट लगता है। तो क्लियर हो गया होगा। अभी हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है डाइपोल की वजह से। और अभी थोड़ा सा पीछे हमने डिस्कस करा कि नेट चार्ज कितना होगा, क्यू नेट कितना होगा, क्यू नेट होगा जीरो। और अगर क्यू नेट जीरो है ना, तो क्यू नेट जीरो है तो मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी? जीरो। बहुत आसान सा काम है, नहीं पढ़ने पड़ेंगे, अगले आधे घंटे बच जाएंगे, है ना, सिंपल सा काम है। क्यू नेट जीरो, नेट तो चार्ज ही नेट नहीं है, नेट चार्ज नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कंसिडर कर लेते हैं। बहुत बढ़िया, मजा आ गया, है ना, चीजें बच गई, है ना, आसान हो गया। ऐसा नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये जो चार्ज है प्लस क्यू और माइनस क्यू, इनके बीच में सेपरेशन है कुछ, और अगर मैं किसी भी पॉइंट पे कैलकुलेशन करने जाऊंगा तो उन पॉइंट्स का डिस्टेंस तो अलग होगा ना। यहां से केवल इलेक्ट्रिक फील्ड एक फैक्टर पे थोड़ी डिपेंड करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? के क्यू बाय आर स्क्वायर ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर भी तो डिपेंड करती है, डिस्टेंस पर भी डिपेंड करती है। तो क्यू नेट जीरो होने से इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होने वाली है, चार्ज नेट जीरो होने से इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होने वाली। चार्ज नेट सिस्टम का जीरो है, बट वो सिस्टम में जो चार्ज है वो एक पॉइंट पर नहीं रखे हैं, दे आर सेपरेटेड, दे आर क्वाइट फार फ्रॉम ईच अदर। सो एट अ पॉइंट वेयर वी वांट टू फाइंड द फील्ड, उस पॉइंट पर फील्ड का इन्फ्लुएंस ड्यू टू दिस एंड दिस विल बी डिफरेंट, जिसकी वजह से मैग्नीट्यूड है वो जीरो नहीं आएगा। दो कंडीशंस है इसमें जो हमें स्टडी करनी है, पहला एक्सियल पोजीशन और दूसरा इक्वेटोरियल पोजीशन। तो एक्सियल पोजीशन पे एक पॉइंट लेंगे, एक्सिस पे एक पॉइंट लेंगे डाइपोल के, और दूसरा इक्वेटोरियल पोजीशन पे एक पॉइंट लेंगे डाइपोल के। तो एक्सियल पोजीशन और इक्वेटोरियल पोजीशन पे हम डाइपोल के पॉइंट लेके हम फाइंड करने की कोशिश करेंगे कि अमाउंट कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। एक्सियल पोजीशन का मतलब क्या हुआ कि दो चार्जेस लिए, उनके बीच का सेपरेशन 2a है, माइनस क्यू प्लस क्यू हमारा चार्ज हो गया, ये दो 2a सेपरेशन हो गया। तो माइनस क्यू प्लस क्यू हमारा चार्ज हो गया,
पॉइंट हमने कहां कंसिडर करना है, पॉइंट हमें कंसिडर करना है इसकी एक्सिस में, इस पे, इस लाइन पर। इस लाइन पे अगर हमने कोई पॉइंट ले लिया, मान लो यहां ले लिया, यहां ले लिया, या कहीं इंफिनिटी पे ले लिया, तो सारा पॉइंट क्या कहलाएगा, या वो सारा डिस्टेंस क्या कहलाएगा, एक्सियल डिस्टेंस। अ डिस्टेंस लाइज इन द एक्सिस, जो एक्सिस पे डिस्टेंस लाई कर रहा है उसको बोलेंगे एक्सियल डिस्टेंस। इक्वेटोरियल क्या होगा, इक्वेटोरियल भी बहुत सिंपल है। तो हमने क्या किया, दो चार्जेस फिर से अपने उठाए डाइपोल के, उनके बीच का सेपरेशन 2a कंसिडर करा। ये हमारा फिर से वही सेम माइनस क्यू और प्लस क्यू। अच्छा, वेक्टर फॉर्म में मैंने नहीं लिखा, तो इक्वेटोरियल पोजीशन क्या होगी, इसका सेंटर ढूंढ लो, ढूंढ लिया सेंटर, ठीक, उस सेंटर पे परपेंडिकुलर गिरा दो, गिरा दिया एक परपेंडिकुलर। अब तुम्हारा आधा से ज्यादा काम हो गया, जो परपेंडिकुलर गिराई है इस पे जहां मन करे, जहां इच्छा हो वो पॉइंट ले लो। तो इस परपेंडिकुलर का हर एक पॉइंट क्या कहलाएगा, इस परपेंडिकुलर का हर एक पॉइंट कहलाएगा इक्वेटोरियल पॉइंट। तो एक्सियल पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट पे हमें फील्ड निकालनी है। ये दो डेरिवेशंस हमारे कोर्स में है, ये दोनों डेरिवेशंस हमें करने हैं। जनरल पॉइंट पे भी ये कैलकुलेट कर सकते हैं, जनरल पॉइंट का भी एक्सप्रेशन बना सकते हैं। वो सिमिलर वे में जैसे हम एक्सियल इक्वेटोरियल का करेंगे वैसे ही जनरल पॉइंट का एक्सप्रेशन बन जाएगा, उसकी नीड नहीं है तो हम वो नहीं करेंगे। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पोजीशन और इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पोजीशन डिराइव करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट डेरिवेशन। अब इसको प्रॉपर तरीके से हमें समझने की जरूरत है कि क्या क्या कंडीशंस हैं यहाँ पे, क्या सेपरेशंस हैं, क्या चार्जेस हमने ले रखे हैं। तो हमारे पास प्रॉपर कंडीशन, प्रॉपर दो चार्जेस है मान लो, ठीक है। तो दो चार्जेस है, पहला चार्ज हमारा कितना हो गया, फर्स्ट चार्ज इज Q1, दूसरा चार्ज है Q2। उनके सेंटर से सेंटर के बीच का डिस्टेंस हमने कितना कंसिडर कर लिया, इन दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, 2a। वेक्टर फॉर्म में लिख लेते हैं तो 2a वेक्टर हो गया, ठीक। एक्सियल पोजीशन क्या बताई, किसकी एक्सिस की लाइन बना लो, किसी भी साइड बना लेते हैं, मान लेते हैं यहां पे हमने बनाई और इधर मैंने एक पॉइंट कंसिडर कर लिया कुछ p। ये जो हमारा पॉइंट p है, इस p पॉइंट पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है वो कैलकुलेट करनी है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा कौन कौन, ये Q1 Q2 चार्ज, और Q1 Q2 चार्ज कितना होना चाहिए हमें क्या पता है, Q1 Q2 चार्ज जो है वो दोनों इक्वल होने चाहिए। तो हम क्या लिख दें इसको, हम लिख देते हैं इसको प्लस क्यू माइनस क्यू समथिंग। तो ये हमारे पास यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज हो गया, ये हमारे पास प्लस क्यू चार्ज हो गया। तो अब ये डाइपोल है, इक्वल चार्जेस हो गए, अपोजिट हो गए, उनके बीच का कुछ सेपरेशन हो गया, 2a सेपरेशन हमने ले लिया, और पॉइंट कहीं पे p डिस्टेंस ले लिया। अच्छा, ये मान लो सेंटर है, कुछ एजम्पशन लेके चलने हैं। क्या एजम्पशन लेके चल रहे हैं हम यहाँ से, कि सेंटर से p पॉइंट तक का डिस्टेंस कुछ हम मान के चलते हैं। ये डिस्टेंस मान लेते हैं कितना है, x, ठीक है। तो डिस्टेंस हमने सेंटर से p पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना ले लिया, x डिस्टेंस ले लिया। इतना चीजें क्लियर है। अच्छा, आधा आधा डिस्टेंस डिवाइड कर दिया तो इसको मैं a लिख दूं, इस आधे को a लिख दूं तो कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक। अब थोड़ा सा जो पीछे पड़ा है उसका एप्लीकेशन करना स्टार्ट करते हैं। दो चार्ज दिख रहे हैं, कहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, p पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। पहला स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चार्ज, इसको फर्स्ट चार्ज लिख लो, चलो इसको सेकंड चार्ज लिख लो। हाँ, अपने फायदे के लिए कम काम करना पड़े इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। इस पॉइंट पर फील्ड का डायरेक्शन बनाना है, इस पॉइंट पर फील्ड बनानी है। अच्छा, पॉजिटिव की वजह से फील्ड क्या होती है, बाहर। अब दिक्कत यह है कि ये मान लो पॉजिटिव चार्ज है, तो बाहर का मतलब क्या हुआ, इधर भी तो बाहर है, इधर भी बाहर है, इधर भी बाहर है, इधर भी बाहर है। तो बाहर का मतलब क्या हुआ, किस तरफ ले, तो मुझे किस पॉइंट पर निकालनी है, पी पॉइंट पर, और इससे आउटवर्ड होनी चाहिए। सो पॉजिटिव से आउटवर्ड पी पॉइंट पर, पॉजिटिव से आउटवर्ड पी पॉइंट पर किधर बनेगी, पॉजिटिव से बाहर की तरफ, पॉजिटिव से बाहर की तरफ किधर जानी चाहिए, पी पॉइंट तक। तो मतलब हमारा जो डायरेक्शन बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या बनना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन विल बी हियर। ये क्या हो गई, पहली फील्ड हमारी क्या हो गई, ये हो गई E1, फील्ड ड्यू टू दी पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, दूसरा वाला देख के बताओ, बहुत आसान है, मुश्किल तो है नहीं। नेगेटिव चार्ज है, अंदर की तरफ टुवर्ड्स द चार्ज, तो पॉइंट से हमने उठाया और टुवर्ड्स द चार्ज फील्ड बना दी। ये हो गई हमारी E2 फील्ड, ठीक है। तो दो फील्ड्स हो गई हमारी E1 E2, क्लियर है। तो आगे जाते हैं। तो हमारे पास दो फील्ड्स हैं, E1 और E2। ई नेट निकालना है, ई नेट क्या होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ई नेट होगी E1 प्लस E2। सही लिखा है एक्सप्रेशन, कुछ कमी दिख रही है, हाँ सही है बिल्कुल। ई नेट क्या होगा, E1 उठाया E2 उठाया, दोनों को ऐड कर दिया, बिल्कुल सही एक्सप्रेशन है, बिल्कुल सही एक्सप्रेशन है। कहां सही दिख रहा है, यहां पे ध्यान से देखो, अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड हैं, एक से ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यहां क्या लगना चाहिए, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगना चाहिए, दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं,
तो कभी भी जब स्टेटमेंट लिख रहे हो तो बिल्कुल आंखें खोल के दिमाग खोल के कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है वो देख के लिखना होता है। ये वेक्टर क्वांटिटीज है, ऐड करेंगे दोनों वेक्टर्स को। हाँ, अब डायरेक्शन अपनी बुद्धि लगाएंगे इसमें। क्या होगा डायरेक्शन? जनरली कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन फॉलो करते हैं, नॉर्मल कन्वेंशन। ऊपर क्या होता है? पॉजिटिव y, इधर क्या होता है? पॉजिटिव x, इधर क्या होता है? नेगेटिव x, इधर क्या होता है? यहाँ पे क्या कंसिडर करते हैं? नेगेटिव y। अब इसी को ध्यान रखते हुए हम डायरेक्शन कंसिडर कर लेते हैं। तो देखो, अब इसको अगर हमें लिखना है तो E1 क्या होगा? E1 पॉजिटिव ले लेंगे, है ना। मैग्नीट्यूड लिखना चाह रहा हूं यूनिट का मैं, E1 पॉजिटिव ले लेंगे। E2 का डायरेक्शन नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है तो E2 नेगेटिव ले लेंगे। दोनों स्टेटमेंट जो हमने लिखी है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। पहले वाले स्टेटमेंट में हमने विद डायरेक्शन लिखा, दूसरे वाले स्टेटमेंट में उसका मैग्नीट्यूड फॉर्म लिखा है। और ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि वो चार्ज नेगेटिव था। अब इसका फील्ड का एक्सप्रेशन लिखते हैं। E1 क्या आएगा? व्हाट इज E1? E1 क्या होगा? फॉर्मूला क्या होगा? K चार्ज है Q अपॉन डिस्टेंस। देखो कितना है, कहां से कहां तक डिस्टेंस लेना है? इसके सेंटर से इस पॉइंट P तक का डिस्टेंस कंसीडर करना है। अच्छा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस अगर x है और यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है? a है, तो बाकी बचा डिस्टेंस कितना हुआ? x माइनस a। सही लिखा है ना? क्लियर हुआ? एक्सप्रेशन क्लियर है? क्या एक्सप्रेशन लिखा हमने? डिस्टेंस क्या लिखा? x माइनस a लिखा। अब दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड पे आ जाओ। दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? E2 क्या है? जल्दी से देख के बताओ। सही लिखा है? क्या लिखा है? चार्ज कितना था? माइनस क्यू। तो के माइनस क्यू अपॉन एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर। डिस्टेंस क्लियरली दिख रहा होगा, इसका डिस्टेंस क्या है? ए। इसका डिस्टेंस यहां से यहां तक का डिस्टेंस एक्स हो गया था, बाकी पूरा डिस्टेंस हमें लेने की जरूरत है यहां से यहां तक, तो हमें ए और ऐड करना पड़ेगा। तो इतना तो क्लियर हो गया होगा। तो हमारे पास दोनों एक्सप्रेशन क्या आ गए? E1 और E2 कितना आ गया? ये डायरेक्टली उठा के पुट कर देते हैं और आंसर मिल जाएगा। ठीक है? क्या कुछ गलती दिख रही है इसमें? दिख रही है? अगर पहले दो लेक्चर्स पढ़े होंगे और अच्छे से ध्यान से देखा होगा तो बहुत आसानी से गलती दिख गई होगी। क्या किया है हमने यहाँ पे? बिल्कुल ध्यान से देखो, बहुत बेसिक मिस्टेक है ना। बहुत ध्यान से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और बहुत बेसिक मिस्टेक करी हमने। क्या क्या बोला था मैंने पहले लेक्चर्स में? स्टार्टिंग के लेक्चर्स में हमने क्या बात करी थी कि चाहे फोर्स हो या इलेक्ट्रिक फील्ड हो, दोनों में नेगेटिव साइन या नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या होता है? इफ चार्ज इज नेगेटिव देन दैट मींस द डायरेक्शन विल चेंज। We are not going to put that negative magnitude there, है ना। नेगेटिव मैग्नीट्यूड नहीं रखना है। चार्ज -5 कूलम दे रखा है, 5 ही पुट करना है, माइनस से कोई मतलब नहीं है। हाँ, नेगेटिविटी नहीं ले रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स। नेगेटिव मींस डायरेक्शन विल चेंज ओनली, और कुछ वेरिएशन नहीं आएगा। ठीक है, तो हमारे दोनों मैग्नीट्यूड्स हमें मिल गए। अब सीधा सीधा दिख रहा है कि डेरिवेशन में करना क्या है। E1 मिल गया है, E2 मिल गया है, उठा के यहाँ पे रख दो, E नेट मिल जाएगा। और इसी E नेट को हम क्या बोलेंगे? इसी E नेट को हम बोलेंगे E एक्सियल, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पोजीशन। ठीक है, चलो अभी देखते हैं इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या है? E एक्सियल इज इक्वल टू E1 का वैल्यू पुट कर देते हैं। तो E1 का वैल्यू क्या है? के क्यू बाय एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। और दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या है? E2 प्लस लगाया हमने, और क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन है, मतलब अगर वेक्टर फॉर्म लिखो तो मुझे यहाँ प्लस, चलो हमने ऑलरेडी कर लिया है तो प्लस क्यों ही लिखते हैं यहाँ पे ना, हटाइए। तो वेक्टर से हम मैग्नीट्यूड फॉर्म ऑलरेडी लिख चुके हैं तो बार बार क्यों लिखना है ना। ये हो जाएगा के क्यू अपॉन एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर। अब देखो, मैं यहाँ पे डायरेक्टली आंसर लिख सकता हूँ। थोड़ा बहुत मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, उसको समझ के फिर आंसर लिखने की कोशिश करते हैं कि हमें एक एक स्टेप देखना है कि इस डेरिवेशन में कुछ भी मिस ना हो। इजी डेरिवेशन है, देखने में बहुत बड़ी लगेगी या हार्ड लगेगी, क्योंकि ये छोटी सी मैथमेटिकल कैलकुलेशन यहाँ पे यूज होगी। क्या है? के क्यू कॉमन ले लो पूरे में से, क्या बचा अभी? 1 माइनस एक्स, 1 अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर। बहुत बढ़िया, क्लियर हुआ होगा इतना, इसमें कोई परेशानी? क्या करें आगे? आधे से ज्यादा लोग यहीं पे डर गए होंगे ना। इतनी बड़ी सी मैथ्स की इक्वेशन, एलसीएम लेना मुझे आता नहीं है 2 और 3 का, और अब मुझसे कैसा एलसीएम दिलाया जा रहा है? एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर और एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर का डेरिवेशन, इसका हमें एलसीएम लेने को बोला गया। तो क्या करते हैं, जैसे अगर मुझे मान लो कि मुझे पता है इनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो जैसे नॉर्मल एलसीएम लेते थे कि दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो बेस पे क्या आ जाएगा हमारे पास? एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर और एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर। ठीक है,
आसान है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं हो रहा ना। अब क्या होगा, अब इधर x माइनस ए का होल स्क्वायर है तो इसमें x प्लस ए का होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर, तो ऊपर क्या बना x प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस x माइनस ए का होल स्क्वायर। बहुत मुश्किल तो नहीं होगा ये, कुछ भी ऐसा मुश्किल इसमें दिखाई नहीं दे रहा है ना। नॉर्मल सा एलसीएम लिया है, 12th में हम एलसीएम लेना हमें आता है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, के क्यू को वहीं बाहर रखो क्योंकि अंदर अभी काम आसान हुआ नहीं, अंदर पहले काम आसान कर लेते हैं, और काम आसान करना बहुत क्लियरली दिख भी रहा है, यहाँ पे x प्लस ए का होल स्क्वायर लिखा है, मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, फिर थोड़ी बहुत आइडेंटिटी उठा के रखनी पड़ेगी। थोड़ी बहुत आइडेंटिटी मतलब कौन सी, कौन सी आइडेंटिटी, तो मुझे पता है मेरे पास आइडेंटिटीज हैं, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर, या फिर और भी आइडेंटिटी हमें यूज करनी पड़ेगी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलो खुद देखो क्या है ये आइडेंटिटीज, मैं नहीं लिख रहा हूं यहाँ पे, मैं सीधा फॉर्मूले में यूज करूंगा इन सभी आइडेंटिटीज को, ठीक है। और खुद देखो क्या है ये आइडेंटिटीज, उसके बाद हम डायरेक्टली अप्लाई करते हैं इसको। जल्दी से फाइंड करो, वीडियो रोको, फाइंड करो, और फाइंड करके फिर खुद से इस पे आओ वापस, ठीक है। चलो मैं करता हूं, तो x प्लस ए का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax, x माइनस ए का होल स्क्वायर, ब्रैकेट लगा देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर यहां मिस हुआ तो पूरा गलत हो जाएगा। माइनस साइन है तो ब्रैकेट लगा के प्रोसीड करो आगे। ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax, ठीक है। डिनोमिनेटर पहुंचो, क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है डिनोमिनेटर में, x माइनस ए का होल स्क्वायर, दूसरा स्टेटमेंट क्या दिख रहा है, x प्लस ए का होल स्क्वायर। कुछ देखी हुई चीज लगी, कुछ ऐसा लगा कि हमें ऐसा कुछ पढ़ रखा है हमने कहीं, कोई आइडेंटिटी याद आई क्या, ये याद आया a प्लस बी, ए माइनस बी, ऐसा कुछ याद आया, ऐसा ही कुछ लिखा है नीचे, a प्लस बी ए माइनस बी, क्या होता था ये, जल्दी से सोचो क्या होता था, a प्लस बी ए माइनस बी क्या था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कोई तकलीफ नहीं होगी, तो अगर इसमें नहीं है तो यहां तो 2 बार लिखा हुआ है बस, x माइनस ए एक्स प्लस ए, और फिर दोनों का स्क्वायर लिखा है, तो अगर मैं इसमें स्क्वायर कर दूं, इसमें स्क्वायर कर दूं, तो क्या इसमें स्क्वायर हो जाएगा, हो जाना चाहिए। तो क्या आइडेंटिटी यूज करें यहाँ पे, सीधा हम ये वाली आइडेंटिटी यूज कर लेते हैं, तो हमारे पास यहाँ एक्सप्रेशन क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, बढ़िया। चलो अब देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, क्या क्या दिख रहा है जो कैंसिल हो जाएगा। अगर मैं यहां से नेगेटिव साइन अंदर भेजता हूं, ये माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, ये माइनस ए स्क्वायर हो गया, और ये प्लस, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, और ये प्लस का हो जाएगा। तो देखो पॉजिटिव एक्स स्क्वायर नेगेटिव एक्स स्क्वायर खत्म, ए स्क्वायर पॉजिटिव ए स्क्वायर नेगेटिव खत्म, 2ax प्लस 2ax कितना हो गया, 4ax। अच्छा ये स्टेटमेंट अब बिल्कुल याद रखना, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, के क्यू इंटू 4ax अपॉन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। चलो इसी स्टेटमेंट को उठा के हम अगले पेज पे चलते हैं, और वहां पे इस कैलकुलेशन को आगे प्रोसीड करते हैं। अब ज्यादा कुछ नहीं बचा हुआ है इसमें, बहुत थोड़ा सा काम बचा हुआ है, तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे पहुंचते हैं। स्टेटमेंट क्या था, एक बार वापस से देखो स्टेटमेंट क्या था, जल्दी से पॉइंट आउट करो इस स्टेटमेंट को, के क्यू इंटू 4ax एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, जल्दी से। हाँ तो के क्यू इंटू 4ax अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये क्वांटिटी कौन सी है, क्या देगा हमें, ये हमें देगा इलेक्ट्रिक फील्ड, कौन से पोजीशन पे, एक्सियल पोजीशन पे। चलो ये स्टेटमेंट हमने पीछे से कॉपी किया है, आगे प्रोसीड करते हैं इसी के साथ फर्दर। तो अब और क्या कर सकते हैं, ये हमारा फाइनल फॉर्मूला है, वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का हमारा फाइनल फॉर्मूला है फॉर एक्सियल कंडीशन। बस यहाँ पे कुछ चीजें ध्यान देनी है, कुछ चीजें मतलब पीछे हमने पढ़ा था P इज इक्वल टू कुछ होता है, कहीं तो हमने ये पढ़ा था अभी पीछे, है ना, Q इंटू 2a या 2a इंटू क्यू, क्या होता है, डाइपोल मोमेंट। बहुत ध्यान से देखो, यहाँ A दिख गया, Q दिख गया, 2 भी निकाल लेते हैं कहीं से, है ना, कहां से आ जाएगा 2, 4 से आ जाएगा। तो इसी स्टेटमेंट को अगर मैं ऐसा कुछ लिख देता हूं, के बाहर रखो, Q इंटू 2a इंटू 2x, तो मुझे तो कोई तकलीफ नहीं है और किसी को भी नहीं होनी चाहिए, है ना, क्योंकि मुझे चाहिए यहाँ पे डाइपोल लेंथ के टर्म्स में चीजें, डाइपोल मूवमेंट के टर्म्स में चीजें। और नीचे क्या है, नीचे हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बढ़िया सा स्टेटमेंट है, अच्छा सा लिखा हुआ है, तो उसको वैसा लिखा रहने दो। तो अभी हमारा फाइनल स्टेटमेंट क्या बना, फाइनल स्टेटमेंट बना के पी इंटू 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है इतना। तो ये हमारा एक्सियल कंडीशन का इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। अच्छा एक बार फटाफट बुक जो भी खोल रखी है उस बुक में जाओ, देखो यही फॉर्मूला लिखा है क्या,
एक बार जल्दी से चेक करो, समय है, फटाफट चेक करो कि क्या यही फॉर्मूला लिखा है। पॉज करो वीडियो, चेक करो जल्दी से। हाँ, क्या मिला? ये फॉर्मूला नहीं है, गलत निकाल लिया क्या हमने? देखो होता क्या है, ये जो हमने जनरल फॉर्मूला लिखा है, हमारा जो डाइपोल्स हम कंसिडर करते हैं, तो डाइपोल्स की जो डाइपोल लेंथ है 2a बहुत छोटी होती है। वो किसके कंपैरिजन में? x के कंपैरिजन में। मतलब x जो है वो बहुत बड़ा है किसके कंपैरिजन में? 2a के कंपैरिजन में। तो अगर मैं x का स्क्वायर कर दूंगा तो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा 2a स्क्वायर से, या फिर x स्क्वायर जो है वो बहुत बड़ा हो जाएगा a स्क्वायर से। तो इतना बड़ा क्वांटिटी हो गया है कि ये जो a है यहाँ पे ये इग्नोर करा जा सकता है। तो जब भी हम बात करते हैं डाइपोल्स की, तो हमें जनरली बात करनी पड़ती है अबाउट स्मॉल डाइपोल्स, है ना। छोटे डाइपोल्स की मैं बात करनी पड़ती है। छोटे डाइपोल्स मतलब जिनका डाइपोल लेंथ बहुत कम होता है। तो अगर एक्चुअल कंडीशंस में बात करें, HCl की बात कर लेते हैं मान लो, तो इनके बीच में मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग है ना। तो मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग जो बॉन्ड लेंथ होगी वो बॉन्ड लेंथ बहुत बड़ी थोड़ी ना होगी। मॉलिक्यूल का साइज कितना होता है? 10⁻⁹ के आसपास। एक एटम का साइज क्या कंसिडर करते हैं? 10⁻⁻ के आसपास। तो ये जो साइज है वो बहुत बड़ा तो नहीं हो सकता ना, डिस्टेंस बहुत बड़ा नहीं हो सकता। 10⁻⁹ या बहुत ज्यादा बड़ा हो गया 10⁻⁸। इतने बड़े मॉलिक्यूल्स तो कहीं मिलेंगे नहीं। तो ये जो डिस्टेंस है इसके बीच में बहुत छोटी डिस्टेंस है। और मान लो कि हमने 1 mm दूर एक मॉलिक्यूल ले रखा है, एक पॉइंट ले रखा है जिसपे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो 1 mm के कंपैरिजन में जो डाइपोल लेंथ है वो बहुत छोटी होगी। और अगर स्क्वायर कर देंगे तो फिर हम सोच भी नहीं सकते, बढ़ाते जाओ जीरोस, ठीक है। तो 1 mm के कंपैरिजन में हमने क्या देखा? 1 mm के कंपैरिजन में जो डाइपोल लेंथ है वो बहुत छोटी है, तो इग्नोर कर दो ना। तो छोटी है तो क्यों कैलकुलेशन मुश्किल बनाना? ये इस पे कैलकुलेशन करोगे, इतनी बड़ी सी कैलकुलेशन, इतनी बड़ी सी वैल्यूज, 50 वैल्यूज, 2 बार यहां स्क्वायर किया, 2 बार यहां स्क्वायर किया, फिर होल स्क्वायर लगा दिया, 50 चीजें करनी पड़ी ना। और जब एक इग्नोरेबल चीज है, वैसे भी 50 फैक्टर हमने यहाँ पे इग्नोर करे ही है, बहुत सारी चीजें इग्नोर करते हुए चल रहे हैं, है ना। बाकी मॉलिक्यूल अट्रैक्शन इग्नोर करते हुए चल रहे हैं, बहुत सारी चीजें अगर इग्नोर करते हुए चल रहे हैं जिसका इफेक्ट बहुत कम है, तो इसको भी इग्नोर करो, है ना। तो जब इग्नोर कर लेंगे तो हमारे पास एक अच्छा सा फॉर्मूला बन जाएगा। तो क्या इग्नोर कर सकते हैं यहाँ से? ए स्क्वायर इग्नोर हो जाएगा, कर देते हैं इसको। फिर क्या बना हमारा एक्सप्रेशन फाइनल? एक्सियल फॉर दिस कंडीशन विल बी के लिखा, पी लिखा इंटू 2x लिखा, और अपॉन में क्या हमारे पास आ गया? एक्स स्क्वायर का स्क्वायर मींस x⁴। कैंसिल करते हैं, क्या बचा हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन? के पी इंटू 2 अपॉन x³ दैट इज प्रॉपर्ली लिखे के इंटू 2p अपॉन x³। ये फॉर्मूला क्या है? ई एक्सियल का फॉर्मूला है। अच्छा देखो फाइनली वेक्टर क्वांटिटीज ढूंढने की कोशिश करते हैं। चलो सर्च स्टार्ट। क्या वेक्टर क्वांटिटी है? बिल्कुल नहीं। 2 है? नहीं है। x डिस्टेंस है, फिक्स डिस्टेंस है, फिक्स लेंथ है। वेक्टर क्वांटिटी है? नहीं है। 2a था, x यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। क्या बचा? वेक्टर क्या बचे? ये है इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, डाइपोल होता है। तो डायरेक्शन की बात करें, एक्सियल में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मुझे लिखना है, कुछ नहीं समझ में आ रहा, क्या करूंगा? मुझे p दिख रहा है, केवल p दिख रहा है, वहां पे एक ही वेक्टर है। जब एक ही वेक्टर है तो डायरेक्शन भी उसी के डायरेक्शन में होगा। तो मतलब जो डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन होगा कहां से होगा? -q से +q की तरफ, उसी डायरेक्शन में फील्ड निकलती हुई दिखाई देगी। बड़ी अजीब सी बात निकली यहाँ पे, ऐसा कैसे पॉसिबल? फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है? पॉजिटिव से नेगेटिव। ये क्या अजीब सी बात क्या हो रही है यहाँ पे? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो पॉजिटिव से नेगेटिव होता है। ये क्या आ गया यहाँ पे? डाइपोल का डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव होता है। तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आनी चाहिए, पर बहुत अजीब सी चीज हो गई। क्या हो गया? क्या हो गया? नेगेटिव से पॉजिटिव आ रही है डायरेक्शन। एक बार पीछे चलें, डायग्राम देखें हम, क्या था डायग्राम? देखो डायरेक्शन जो हमें मिली है वो नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ नहीं है। जो हमारी डायरेक्शन है वो दोनों फील्ड के इन्फ्लुएंस से आई है। ये इनमें से बड़ी फील्ड कौन सी होगी? जो पास वाला चार्ज होगा उसकी फील्ड बड़ी होगी, जो दूर वाला चार्ज होगा उसकी फील्ड छोटी होगी। तो बड़ी फील्ड का डायरेक्शन में जो फील्ड आ रही है, नेट फील्ड क्या है? इज इन द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रॉन्गर फील्ड। स्ट्रॉन्गर फील्ड इज ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज, दिस वन, ड्यू टू दिस वन, दैट चार्ज, दिस वन। तो इसी वजह से जो डायरेक्शन आया है, इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ E1, इट इज नॉट इन द डायरेक्शन फ्रॉम द नेगेटिव टू पॉजिटिव। दिस इज रॉन्ग वे ऑफ सेइंग दिस, कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज नहीं हो जा रहा है, दैट फील्ड इज स्ट्रॉन्गर। क्लियर हुआ?
चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है ना, बढ़िया मजा आया ना। चलो इक्वेटोरियल कंडीशन देखते हैं, इक्वेटोरियल कंडीशन देखते हैं। अच्छा ये वाला डेरिवेशन, इसका डायग्राम थोड़ा सा अलग सा लगेगा, है ना, बट ये वाला जो डेरिवेशन है वो पिछले वाले से थोड़ा सा इजी है, इसमें इतनी मैथमेटिक्स करने की हमें जरूरत नहीं है। तो कंडीशन क्या है, फिर से हम वही सेम काम करते हैं। क्या करेंगे, दो चार्जेस ले लेते हैं, दो चार्जेस हमने उठाए, तो हमने दो चार्जेस ले लिए, एक हमारे पास ये चार्ज हो गया, दूसरा हमारे पास ये चार्ज हो गया। इनके बीच का कुछ सेपरेशन हम कंसिडर कर लेते हैं। कितना सेपरेशन ले लेते हैं, वही सेम जो पीछे किया था हमने, दो चार्ज ले लिए, उनके बीच में सेपरेशन ले लिया, ठीक है। और फिर क्या करना है, अभी इसका सेंटर पॉइंट अज्यूम करो, ये मान लो इसका सेंटर पॉइंट है, और ये मान लेते हैं हम एक्सिस है हमारे पास। इस एक्सिस पे, इस एक्सिस पे हमारे पास कोई पॉइंट है, और सेंटर से इसका डिस्टेंस हम वही एज्यूम कर लेते हैं जो पीछे किया था, एक्स। ये डिस्टेंस कितना हो गया ए, ये डिस्टेंस कितना हो गया ए, इसी को शायद हमने पीछे माइनस लिया था। देखो साइड वही रखते हैं, साइड चेंज नहीं करते तो कंफ्यूजन नहीं होगा। हमें पता है कि डाइपोल लेंथ का डायरेक्शन क्या होगा, डाइपोल लेंथ का डायरेक्शन इधर होगा, हेंस डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन इधर होगा। अब इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड किधर मिलेगी वो देखना है, वहीं पे दिमाग लगाना, ठीक है। इतना हो गया, इसको ज्वाइन करें क्योंकि ये आर हो जाएगा हमारा, ठीक। इसको बोलते हैं R1, इसको बोल लेते हैं R2, ये हमारा वो पॉइंट है P जिसमें हमें कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ होगा। अब देखो यहाँ पे बहुत ध्यान से देखो, दो चार्जेस दिखे, इस बार सेम लाइन में नहीं है, इस बार क्या है, उस परपेंडिकुलर एक्सिस में लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो उस परपेंडिकुलर एक्सिस में लाई कर रहे हैं, ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जाती है, बाहर की तरफ, तो ये बना दी मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड, बिल्कुल सही है। हाँ सही है, नहीं है सही, कहां बनानी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, जिस पॉइंट पर कैलकुलेट कर रहे हो वहां से स्टार्ट करनी होती है, तो वहां से स्टार्ट करते हैं। ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, इसको बोल लेते हैं E1, ठीक है। दूसरी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, सेकेंड इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसकी वजह से, इसकी वजह से जो फील्ड हो गई वो हो गई E2। अच्छा अब डायग्राम थोड़ा सा गंदा नहीं करते हैं, इसको सेपरेट दोनों E1 E2 को निकालते हैं। क्या है हमारे पास, दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां एंगल, ये जो एंगल बन रहा है ये थीटा है, ये जो एंगल बन रहा है ये थीटा है, दोनों एंगल्स को हमने क्या ले लिया, थीटा। तो दोनों एंगल्स हमारे पास थीटा हो गए, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई E1 और E2। अब प्रॉब्लम क्या है, E1 इस डायरेक्शन में दिख रही है मुझे इधर, और E2 का डायरेक्शन कुछ ऐसा लग रहा है, ये मेरे पास E2 है, ठीक। जोड़े कैसे, वेक्टर एडिशन करना पड़ेगा। दूसरा तरीका भी है हमारे पास, मतलब जरूरी थोड़ी ना वेक्टर एडिशन हर जगह रिक्वायर्ड हो, कंपोनेंट के फॉर्म में ब्रेक कर लेते हैं। अच्छा मुझे बताओ एक चीज, थोड़ा ध्यान से देखना, एंगल्स देख लेना, थोड़ा बहुत मैथ्स की बात कर लेते हैं, तुमने पहले पढ़ा होगा। हाँ चलो कलर चेंज कर लें, है ना, कुछ और ले लेते हैं जो दिखे, विजिबल हो, ठीक है। ये दिखा, यहाँ पे एक वेक्टर हमने यहाँ बनाया है ना, तो E1 के दो कंपोनेंट आएंगे, एक ये हमारे पास, एक ये कंपोनेंट, E2 के दो कंपोनेंट आएंगे, एक ये और एक ये कंपोनेंट। एंगल्स देखने जाना, अगर ये थीटा है तो यहाँ कितना एंगल बनेगा, थीटा। तो मैं वही सेम कंपोनेंट्स इधर बना रहा हूँ, देखो इधर बना, ये हमारा E1 है, सॉरी ये हमारा E1 है, E1 के दो कंपोनेंट क्या हो गए, ये E1 के दो कंपोनेंट्स हो गए। अच्छा थीटा अगर यहां बना है, ये हो गया E1 cos थीटा, और ये हो गया हमारा पास E1 sin थीटा, ये हो गया E1 के दो कंपोनेंट्स। अच्छा E1 के दो कंपोनेंट्स हमें मिल गए, अब दूसरा E2 के दो कंपोनेंट्स लिख रहे हैं। अब थीटा कहां फाइंड करें, बहुत मुश्किल काम है, ये देखो ये थीटा है, ये थीटा हो जाएगा, है ना, तो थीटा कहां बनेगा, इधर बनेगा थीटा, ये हो गया थीटा, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, E2 cos थीटा, और ये हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, ये वैल्यू क्या है, क्या लिखे इधर, E2 sin थीटा। एक बार फटाफट चेक करो, क्या हमने जितनी भी चीजें लिखी हैं या जितने भी एंगल्स लिखे हैं क्या सब सही है, क्या हमने जो थीटा कंसिडर किया है वो सही है, क्या जो मैंने थीटास लिए हैं वो सही है। दूसरा वाला पहले चेक करें, चलो यहां चेक करें, पहला वाला क्या है, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, है ना, ये तो बढ़िया है, ये सही लिखा है हमने, इसमें कोई परेशानी नहीं है, पढ़ा है ना ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अगर ये थीटा है तो भी थीटा बन जाता है। दूसरा वाला एक बार चेक करो, जो पहली कंडीशन में लिया था, क्या सही लिखा है, रैंडम चूज कर सकते हैं ऐसे, मेरा मन था कि मैंने यहां से थीटा था, हमने थीटा यहां ले लिया, सही है ये। अच्छा उसको एक्सप्रेशन को एक बार वापस ले, ऐसा कुछ है, अगर मैं यहाँ पे एक पैरेलल लाइन बना दूं, ठीक, इसको पैरेलल, तो ये क्या है, एक ट्रांसवर्सल लाइन बनाई यहाँ पे, है ना, और हमने क्या किया है, ये एंगल हमने थीटा लिया है, ठीक।
और यहाँ पे एक और ऐसी लाइन बनी है, तो क्या ये एंगल थीटा आना चाहिए या ये एंगल थीटा आना चाहिए? देखो बार बार ये गलती होती है, थीटा चूज करने में बहुत गलती होती है, इसीलिए थीटा पे, क्योंकि हम फिर ये रट के चले जाते हैं और यही गलती जाके उठा के एग्जाम में कराएंगे। तो जो थीटा, ये तो हमें दिख रहा है क्लियरली कि इसमें कुछ परेशानी नहीं है, जो दूसरा वाला है उसको देखने की जरूरत है। तो क्या हमने सही लिखा है? जल्दी से देख के बताओ क्या हमने सही लिखा है? बिल्कुल नहीं सही है। कहाँ होना चाहिए? हमें पता है अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा होना चाहिए, करस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी से ये एंगल कैसे थीटा हो जाएगा? ये तो 90 माइनस थीटा होना चाहिए। ये कितना होना चाहिए? 90 माइनस थीटा होना चाहिए, है ना? तो गलत लिखा है हमने, ठीक है? तो कंपोनेंट्स चेंज करते हैं, फटाफट चेंज करें ना कंपोनेंट्स। क्लियर हुआ इतना? ठीक है, तो ये जो हमारा एंगल यहाँ पे हमने कंसिडर किया था, ये एंगल थीटा नहीं होना चाहिए। थीटा हमारा कहाँ होगा? थीटा हमारा यहाँ पे होगा, सॉरी, थीटा एंगल हमारे पास कहाँ आएगा? थीटा यहाँ पे आना चाहिए। अगर थीटा यहाँ पे आएगा तो थीटा हम यहाँ बनाएंगे और कंपोनेंट्स हमारे थोड़े से चेंज हो जाएंगे। हमारे कंपोनेंट्स, नए कंपोनेंट्स क्या आ जाएंगे? यहाँ पे हमारे पास जो कंपोनेंट आया है, या यहाँ पे हमारे पास जो कंपोनेंट आया है, अब इसकी जगह पे हमारे पास नए कंपोनेंट्स क्या आएंगे? हमारा पहला कंपोनेंट इधर, तो इस पे अगर थीटा हमारा यहाँ पे बन रहा है, इस पे थीटा नहीं बन रहा है, तो हमारा पहला कंपोनेंट क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ई साइन थीटा या ई1 साइन थीटा, और ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा? ई1 कॉस थीटा। ठीक है, अभी क्लियर हुआ होगा। अभी थीटा के साथ हमें कोई परेशानी नहीं है ना, थीटा क्लियर हो गया। अब यहाँ के एंगल्स अगर क्लियर है, इसके बाद डेरिवेशन में कुछ भी नहीं रखा है। अब डेरिवेशन बहुत आसान है। जैसे पीछे हमने क्या ध्यान दिया था, हमने ये लाइन बनाई, मैंने कहा ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव वाई एक्सिस है, नेगेटिव एक्स एक्सिस है, नेगेटिव वाई एक्सिस है। कोई तकलीफ नहीं, इस पे क्या ही दिक्कत होगी किसको? कोई दिक्कत नहीं है ना? तो हमारी पॉजिटिव नेगेटिव एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हो गई। अब यहां से जो हमारे पास मेजर एक्सिस हो गई, अब इनसे हमें क्या करना है? सारे कंपोनेंट का कंट्रीब्यूशन लिखना है कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आई। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड का एक बार एक्सप्रेशन लिखते हैं। चलो ये सब हटाते हैं पहले हमारे पास। अच्छा, ये बहुत बेसिक मैथमेटिक्स है और मेजर गलती हम यही करेंगे, ठीक है? इसमें ऐसा कुछ खास था नहीं, ये एंगल चूज करने में कुछ बहुत बढ़िया हमने दिमाग लगाना पड़ा। बहुत बेसिक चीज है, 6-7 में पढ़ते हैं, पर जो पढ़ते हैं उसको यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। पढ़ के छोड़ दिया उस बुक में, बुक बंद करके रख दी है, 6th क्लास गई तो ये टॉपिक गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना? बहुत बेसिक चीजें हैं, वो उठा के चलना है, हमें लेते हुए चलना है। चलो अभी सारे कंपोनेंट लिखते हैं। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ई नेट निकालनी है। कितने कंपोनेंट दिख रहे हैं? 4 दिख रहे हैं। 2 कंपोनेंट E1 के आए, 2 कंपोनेंट E2 के आए, तो दोनों कंपोनेंट E1 के उठाता हूं। पहला E1 का कंपोनेंट क्या है? E1 साइन थीटा। मैं कोई साइन नहीं लिख रहा हूं अभी, साइन साथ में लिखेंगे, अभी एक साथ सबके साइन लिखेंगे, है ना? और फिर E1 का दूसरा कंपोनेंट है E1 cos थीटा। फिर मेरे पास E2 का कंपोनेंट है E2 साइन थीटा, और E2 का दूसरा कंपोनेंट है E2 cos थीटा। चलो साइन लिखना स्टार्ट करें। चलो E1 साइन थीटा ऊपर दिख रहा है, पॉजिटिव वाई एक्सिस में है, पॉजिटिव रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमारे पास E2 cos थीटा इधर दिख रहा है, E1 cos थीटा इधर दिख रहा है, नेगेटिव लगाएं, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे। दूसरे वाले पे E2 sin थीटा नीचे जाता दिख रहा है, नेगेटिव लगा देते हैं, इसमें भी नेगेटिव लगा देते हैं। ठीक है, अभी क्लियर है चीजें? कोई परेशानी? कुछ भी नहीं, बहुत इजी है। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ निकाल लेते हैं। कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, कैसे निकालें? फॉर्मूला वही रहेगा ना, E1 कितना आएगा? E1 आएगा KQ बाय डिस्टेंस कितना है? R1 कितना है? R1 कैसे निकालें? R1 क्या है? R1 स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस, क्या हो गया? ए स्क्वायर, ये ए है ये एक्स है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। R2 स्क्वायर कितना हो जाएगा? सेम ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। डिस्टेंस सेम दिखी? यहाँ क्या आना चाहिए? R1 स्क्वायर आना चाहिए। तो R1 स्क्वायर मतलब क्या बन गया? ये KQ बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। कैसे आया ये बताने की जरूरत तो नहीं है ना, बहुत कॉमन सी चीज है, पाइथागोरस लगाई है मैंने। क्लियर है? क्या ये E1, E2 क्या आएगा? KQ बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तकलीफ कुछ भी नहीं होनी चाहिए है। क्या कोई कह रहा है नेगेटिव साइन लगा दूं क्या? लगाऊं? नहीं, कोई जरूरत नहीं है ना, नेगेटिव साइन की क्या जरूरत है? अच्छा दोनों देखो, कुछ भी डिफरेंट नहीं दिख रहा होगा ना, दोनों सेम है। अगर मैं ये लिख दूं दोनों को, तो किसी को कोई तकलीफ? बिल्कुल नहीं। हाँ है कुछ, ई ले लें दोनों को, वेरिएबल्स थोड़ा आसान हो जाएंगे, काम थोड़ा आसान हो जाएगा। क्या बना यहां से? हमारे पास क्या बना यहाँ एक्सप्रेशन? इधर क्या लिखा हुआ है? एक्सप्रेशन हमारे पास बना E1, है ना? E1 की जगह पे चलो E1 नहीं लिखना है ना, E जनरलाइज कर लेना है।
ई लिख लें, है ना। तो ई साइन थीटा, फिर क्या बना, माइनस माइनस ई कॉस थीटा माइनस ई साइन थीटा और माइनस ई कॉस थीटा। बढ़िया लगा, है ना। अब देखो ई साइन थीटा माइनस ई साइन थीटा कट गया, क्या बचा हमारे पास, माइनस 2e कॉस थीटा। ई का वैल्यू निकाला ही है, इधर ही लिख देते हैं, माइनस 2 इंटू ई कितना है, ई बताओ, के क्यू बाय रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अच्छा बढ़िया सी हेल्प करो मेरी, कॉस थीटा बताओ कितना आया, जल्दी से निकालो कॉस थीटा, फटाफट कॉस थीटा निकालो, फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। कॉस थीटा कौन सा ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, कहां देखें कहां देखें, है ना। देखो इधर ये ले लो, क्या दिख रहा है, बेस पे क्या है ए, हाइपोटेनस पे क्या है आर, आर क्या है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, लिख दूं कोई परेशानी, बेस अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर हाफ रूट, तकलीफ, ये डिस्टेंस कितना आएगा, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि आर ये ना आर टू का स्क्वायर इतना है, तो आर टू कितना होगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट, सिंपल सा एक्सप्रेशन है। अब देखो पूरा देखो, हमें जो चाहिए, हमें 2 दिख रहा है यहाँ पे, क्यू दिख रहा है, ए दिख रहा है, पी मिल गया ना इससे, क्या लिखे इसको, ये हो गया, के को बाहर ले लो, नेगेटिव साइन को बाहर ले लो, पी दिखा, जो मतलब का काम था वो हो गया, हमें पी दिख गया। अब डिनोमिनेटर पे क्या है, मुझे नहीं पता कैसे आया ये, है ना, पावर ऐड करनी आती है ना, इसके ऊपर पावर कितनी है, कुछ नहीं है, 1 है, इसके ऊपर पावर कितनी है, हाफ है, 1 प्लस हाफ कितना होगा, 3/2। ठीक है, तो ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन आया है ई नेट क्या होगा, ई इक्वेटोरियल ही तो है ये, फिर से वही सेम प्रॉब्लम, बुक में तो लिखा ही नहीं है, बुक वाला एक्सप्रेशन जो फाइनल एक्सप्रेशन आया ये तो नहीं है, क्या होना चाहिए, फिर से ये बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, एक्सप्रेशन बहुत हार्ड सा दिख रहा है, फिर से हमें स्मॉल डाइपोल का कंसिडरेशन करना पड़ेगा, तो केपी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर हमने पूरा उठा के जीरो ले लिया, मतलब जीरो वहां पे आ गया, तो उसको हटा ही देते हैं, है ना। तो हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन है, यहाँ पे क्या बना, एक्स स्क्वायर और इनटू पावर कितनी हो गई 3/2, 2 से 2 कैंसिल हुई, फाइनल एक्सप्रेशन लिख देते हैं माइनस के पी बाय एक्स क्यूब। बढ़िया सा एक्सप्रेशन देखने को मिल रहा है, ठीक है। चलो कंपेयर मारते हैं, चले पीछे, एक्सियल वाला एक्सप्रेशन देखें क्या था, ये इक्वेटोरियल का एक्सप्रेशन है, एक्सियल वाला देखें क्या आया था एक्सप्रेशन, के इंटू 2p बाई एक्स क्यूब, अभी क्या है एक्सप्रेशन, माइनस के पी बाई एक्स क्यूब, कुछ दिखा, सिमिलर दिखा, क्या सिमिलरिटी दिखी दोनों, क्या लिखूं मैं, ई एक्सियल इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ई इक्वेटोरियल, सही लिखा है, सही है, और कुछ डिफरेंस दिखा, ये दिखा होगा, देखो ये डिफरेंस देखो, है उधर नेगेटिव साइन, नहीं ना, इधर है नेगेटिव साइन, बिल्कुल है, तो बस ठीक है। चलो इतना कर लिया, अब खुद थोड़ा सा सोचो कि जो हमारा ई इक्वेटोरियल आया है वो एक ही वेक्टर पे डिपेंड कर रहा है जो कि पी है, और यहाँ पे एक छोटा सा नेगेटिव साइन दे दिया उन्होंने, तो क्या करूं मैं, क्या मतलब है, क्या समझू कि नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, क्या समझा जाए यहाँ से कि डायरेक्शन क्या आना चाहिए इस बार, जो पहले आया था जो पी का होगा, पी के अपोजिट डायरेक्शन आएगा, और ये पी का अपोजिट डायरेक्शन यहाँ से देखने को मिल रहा है क्या, तो देखो ये साइन थीटा कॉम्पोनेंट था, ये साइन थीटा कंपोनेंट था, ये साइन थीटा कंपोनेंट था, दोनों इक्वल थे, कैंसिल हो गए, मतलब इसका कंट्रीब्यूशन जीरो, इसका कंट्रीब्यूशन जीरो, इससे कोई मतलब नहीं है। ये कॉस थीटा कंपोनेंट एक इधर से एक और इधर से, मतलब दोनों कॉस थीटा कंपोनेंट, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही की तरफ थी, और डाइपोल का डायरेक्शन क्या है, डाइपोल का डायरेक्शन ये है, तो डाइपोल इधर जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है, ये पी का डायरेक्शन हो गया, ये ई का डायरेक्शन हो गया, कहानी खत्म, ठीक है, आया बढ़िया, क्या है पी का डायरेक्शन, ई का डायरेक्शन, डेरिवेशन खत्म, है ना। तो दोनों डेरिवेशन का हमने रिलेशन देख लिया, ये होना चाहिए दोनों का रिलेशन। एक्सियल कंडीशन में क्या आया है, वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इक्वेटोरियल कंडीशन में क्या आया है, वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और फाइनल कंडीशन में वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कैलकुलेट कर। चलो एक क्वेश्चन या एक डेरिवेशन और करते हैं, इस डाइपोल को उठाते हैं, उसको उठा के किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, और फिर देखते हैं इसका मूवमेंट कैसा आएगा, मतलब कैसे ये घूमने वाला है या क्या ये करने वाला है, इसके बारे में बात करते हैं, कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं कि क्या टॉर्क प्रोड्यूस करेगा ये, है ना, कितना अमाउंट में टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, या डाइपोल रख देंगे तो क्या वो घूमेगा, नाचेगा या कुछ भी करेगा, वो देखने की कोशिश करते हैं। चलो ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, टॉर्क
ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। सो टॉर्क कैलकुलेट करना है किसी भी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल में, ठीक है। और ये हमारा लास्ट टॉपिक होने वाला है आज के लिए। बहुत इजी टॉपिक है, कुछ भी कंसिडर नहीं करना है बहुत ज्यादा इसमें। सबसे पहले हमें क्या करनी, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लेनी, उस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक डाइपोल प्लेस करना है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, ऐसी लाइंस जो इक्वल डिस्टेंस में हो, ठीक है, उनका स्ट्रेंथ थ्रू आउट सेम हो। मतलब एक चार्ज से ना, एक पॉइंट चार्ज से ना निकली हो, पॉइंट चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे निकलती है, दे आर डाइवर्जिंग, और नेगेटिव पॉइंट चार्ज पे दे आर कन्वर्जिंग। सो दोस फील्ड लाइंस आर नॉट यूनिफॉर्म, वी नीड अ फील्ड लाइन दैट इज यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मींस दैट एवरी प्लेस, हर जगह पे जो अमाउंट ऑफ फोर्स होना चाहिए पॉजिटिव चार्ज पे, इट शुड बी सेम। अगर अमाउंट ऑफ फोर्स सेम है तो उसका मतलब फील्ड लाइंस कैसी होंगी, फील्ड लाइंस यूनिफॉर्म होंगी। तो व्हाट वी नीड अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। उठा लेते हैं एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो हमने क्या किया, हाँ हमने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ली, लो बढ़िया सी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमने ले ली, है ना। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ले ली, और करना क्या है इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में, इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में हमें एक डाइपोल रखना है। और डाइपोल हमारी मर्जी कैसे रखें, तो हमने माइनस क्यू ले लिया और यहाँ प्लस क्यू ले लिया, ये हमारा सेंटर पॉइंट हो गया और ये हमारा डाइपोल हो गया। ठीक, बढ़िया बात। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से क्या काम होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का फोर्स लगाना, है ना, काम होता है ना। एक्सप्रेशन पढ़ा है ना हमने, क्या होता है, E इज इक्वल टू, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है, F लिखते हैं, F का फॉर्मूला क्या लिखते हैं, फोर्स इज इक्वल टू, पढ़ा है ना हमने, F बाई Q, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स लगाना। तो फोर्स का एक्सप्रेशन क्या आएगा, फोर्स इज इक्वल टू F इज इक्वल टू Q इंटू E। ये फॉर्मूला हमने सबने पढ़ा है। तो अगर कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, कहीं पे चार्जेस हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का सिंपल सा काम है कि चार्ज देखा फोर्स लगा देते हैं। जैसे ही चार्ज देखा उसको, उसका काम क्या होगा, सिंपली वो फोर्स लगा देगा। ठीक है, चलो अभी देखते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है हमारे पास, एक डाइपोल उसमें अंदर रख दिया हमने, फोर्स लगाने देते हैं इसको, चलो लगाने दो उसको फोर्स। डाइपोल आया, अब क्या करो, देखो फोर्स लगा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, पॉजिटिव चार्ज है, बढ़िया है, सही है, सही फोर्स बताया मैंने, कितना होगा Q इंटू ई, ठीक है, क्लियर है। अब देखो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, इधर ही बना दूं, बिल्कुल नहीं, क्या बनेगा, यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, क्यू ई, सेम मैग्नीट्यूड बट डायरेक्शन इस बार क्या है, अपोजिट है। क्यों है अपोजिट, सेम ही थोड़ी ना बिहेव करने वाला है। अगर पॉजिटिव चार्ज को भी इधर ही फोर्स लगाएगा, नेगेटिव को भी इधर ही फोर्स लगाएगा, तो फर्क क्या हुआ दोनों में, पॉजिटिव पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज को अपने साथ ले जाती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन मैंने डिफाइन करा था, क्या था डायरेक्शन का डेफिनेशन, दैट द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड लाइंस आर in the direction of the small positive charge, small positive test charge. For negative charge, the direction is going to be opposite. Electric field line used to attract these negative charges. So जहां से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट हो रही होंगी, उधर की तरफ भागेगा। ठीक है, चलो बढ़िया सा काम हुआ। अच्छा, एफ नेट क्या होगा, सही लिखा है मैंने, जल्दी से देखो फटाफट, जल्दी से देख के बताओ। बढ़िया है, सही लिखा है ना, बिल्कुल सही। क्यूई माइनस क्यूई, अरे माइनस क्यूई है, लिखा ही नहीं था, क्यों लिख दिया मैंने इधर, जब यहां लिखा नहीं तो क्यों लिख दिया अपने मन से कुछ भी। डायरेक्शन, है ना, फिर से फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, इधर पॉजिटिव लिया तो इधर नेगेटिव लेना पड़ेगा, एफ नेट 0 हो गया। अच्छा सोचो थोड़ा सा, जल्दी से दिमाग लगाओ, एफ नेट 0 का मतलब क्या हुआ, फोर्स अगर किसी बॉडी पर 0 लग रहा है, क्या बोला था न्यूटन ने, क्या था न्यूटन का फर्स्ट लॉ, कि अगर नेट फोर्स 0 है तो फिर क्या होगा, नेट फोर्स 0 है तो क्या होगा, बॉडी विल बी इन द स्टेट, इन द सेम स्टेट, बॉडी का स्टेट चेंज नहीं हो सकता। मतलब बॉडी अगर मूव कर रही है तो मूव करती रहेगी, रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी, तो ये रेस्ट पे है, रेस्ट पे ही रहेगी। मतलब दिस बॉडी विल नॉट हैव एनी मोशन, सो नो मोशन इज देयर, कोई मोशन नहीं है यहाँ पे, है ना, नो मोशन इज देयर। क्या मीनिंग हुआ इसका, कोई मोशन नहीं है, बिल्कुल कुछ भी नहीं होगा यहाँ पे, ऐसा कुछ। अच्छा ये मोशन स्पेसिफिक है, कौन से मोशन की बात कर रहे हैं, यहाँ ट्रांसलेशनल मोशन नहीं होगा। मतलब
body will not move in a straight line, body will not rotate, body will not move around a circular path, है ना. Rotation and circular path is quite different, है ना. The body is not going to follow a curved path, means this dipole is not going to move here from some distance to यहाँ पे, है ना. Electric field line is not applying any force on this dipole. तो ये डाइपोल यहाँ पे रखा हुआ है, यहीं पे रखा रहेगा, इसके साथ कुछ नहीं होने वाला है. यहाँ पे रखा है, शांति से रखा रहने वाला है. ठीक है, परेशानी कोई कुछ भी नहीं होगी ना, आसान तो है. इलेक्ट्रिक डाइपोल क्योंकि फोर्स नहीं लग रहा, तो इट विल बी एट इट्स पोजीशन. खत्म टॉपिक. क्या निकालना था, क्या पढ़ना है, टॉर्क पढ़ना है. फोर्स नहीं लग रहा तो क्या हुआ, टॉर्क चेक कर ले. टॉर्क तो लग रहा होगा. फॉर्मूला भूल गए क्या, टॉर्क का फॉर्मूला क्या था, टाउ इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट, ये याद है ना. चलो लगाते हैं. क्या था, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट. अच्छा ये बताओ मुझे कि ये टॉर्क का कंडीशन है कि कपल का कंडीशन है. कपल याद है, कपल फोर्सेस क्या होते हैं, टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस. तो क्या टॉर्क का कंडीशन है कि कपल का कंडीशन. नॉर्मल एक एक करके टॉर्क निकालें कि कपल लगा सकते हैं सीधा, मतलब दो टॉर्क है यहाँ पे, दो फोर्सेस हैं, इक्वल अपोजिट है, लगा सकते हैं, दोनों कर सकते हैं. जैसी इच्छा है वैसा करेंगे, है ना. तो अगर हमें इच्छा है कि हम कपल फोर्सेस का फॉर्मूला लगा लें, कपल फोर्सेस का फॉर्मूला क्या होता है, आइदर ऑफ द फोर्स इनटू टोटल परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट. और टॉर्क लगाना है तो दोनों के लिए अलग अलग लगाना पड़ेगा. जो इच्छा है वो करते हैं. पहले डायरेक्शन चेक करते हैं क्या आएगा, है ना. रोटेशन चेक तो कर ले, रोटेशन हो किधर रहा है. तो देखो क्या कंडीशन है, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड लगी, पॉजिटिव चार्ज को इधर धक्का दे रही है, तो रोटेशन किधर होगा, ऐसा कुछ. क्या डायरेक्शन है, क्या बोलते हैं इसको, कौन सा रोटेशन हो रहा है, क्लॉकवाइज. तो मतलब इस फोर्स की वजह से जो रोटेशन का डायरेक्शन है वो क्या है, क्लॉकवाइज. अच्छा इधर नीचे वाले की वजह से देखें, ये फोर्स है इधर धक्का दे रहा है, क्या सेम सेम आ गया क्या कुछ, इसकी वजह से भी क्या है, क्लॉकवाइज. तो मतलब क्या है, जो ये टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है और ये जो टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है, दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो नेट टॉर्क तो जीरो नहीं मिलेगा, है ना. उम्मीदों पे पानी फिर गया, क्या यही डेरिवेशन नहीं खत्म हो रहा है, टॉर्क कैलकुलेट करना पड़ेगा. टॉर्क इज नॉन जीरो. ठीक है, तो दोनों मेथड यूज कर सकता हूं मैं. पहली मेथड ही हम यूज कर लेते हैं, इक्वल अपोजिट फोर्सेस हैं, कपल निकाल लेते हैं. तो हम क्या करेंगे, हमें बस देखो परेशानी यहाँ पे इतनी है कि डिस्टेंस रैंडम नहीं लेना भैया, है ना. डिस्टेंस रैंडम लेके काम नहीं चलेगा. डिस्टेंस कितना लेना पड़ेगा, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आया है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना पड़ेगा. मुझे पता है कि ये डिस्टेंस 2a है ना, पर मुझे 2a नहीं लिखना, क्योंकि 2a यहां से 90 डिग्री एंगल नहीं बना रहा. मुझे 4 से 90 डिग्री एंगल वाला लाइन चाहिए, वो ये लाइन होगी. ठीक है, तो मुझे इसका डिस्टेंस चाहिए. कुछ नाम दे दें क्या इसको, नाम दे दें इसको ए बी सी, ए मान लो पॉइंट्स हैं. तो मुझे किसका, सी बी का लेंथ चाहिए. तो मेरा जो टॉर्क का फॉर्मूला होगा, टाउ नेट या जो कपल होगा, वो क्या होगा, फोर्स इनटू जो डिस्टेंस है सीबी. सीबी डिस्टेंस चाहिए. अच्छा सीबी निकालने जाए, मान लो कितना एंगल बन रहा है यहाँ पे, कितना बन रहा है, क्या दिखा, थीटा. कौन थीटा एंगल बना रहा है, डाइपोल लेंथ, किससे, इलेक्ट्रिक फील्ड से. क्लियर हुआ. तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ दिस इज योर डाइपोल, दे आर मेकिंग सम एंगल थीटा. ट्राइंगल दिख रहा होगा ना. अब इस ट्राइंगल के हिसाब से मुझे सीबी चाहिए. सीबी इज परपेंडिकुलर, साइन थीटा यूज करूं, कॉस थीटा यूज करूं, क्या यूज करूं, तो हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे, यूज साइन थीटा. साइन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू, मैं नहीं देख रहा, सीबी अपॉन क्या होगा, जल्दी से देखो. सीबी क्या लिखा हुआ है उस लेंथ पे, क्या दिख रहा है, 2a. तो सीबी का वैल्यू क्या लिखूं, सीबी का वैल्यू लिखूंगा मैं 2a साइन थीटा. कोई तकलीफ किसी को है, कुछ कोई तकलीफ नहीं है. चलो आगे बढ़ते हैं, आ जाओ आ जाओ. बढ़िया सा काम हो गया. एफ पता है, टाउ नेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ. एफ इज क्यू ई. माइनस माइनस लिखना है क्या, नहीं लिखना है ना, साइन नहीं लेना ना. उसके बाद सीबी कितना आया, सीबी आया 2a साइन थीटा. काम खत्म. यही तो ढूंढ रहे हैं हम पिछले 3 बार से, यही खोज रहे हैं ना. क्या खोज रहे हैं, Q इंटू 2a ही तो ढूंढ रहे हैं, और यहाँ पे भी मिल गया. तो इसको लिखते हैं PE साइन थीटा. टाउ नेट इज इक्वल टू, सो नेट टॉर्क ऑन दिस इज इक्वल टू P क्रॉस E. क्लियर. साइन थीटा ना, AB साइन थीटा किस चीज का, क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है.
तो डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ टाउ नेट क्या होगा, टॉर्क का डायरेक्शन क्या होगा, इट इज परपेंडिकुलर टू बोथ पी एंड, मतलब जिस प्लेन में पी और ई लाई कर रहे हैं उसके परपेंडिकुलर, जैसे हमें पता है ना ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन होता है वो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होता है, तो टाउ नेट का जो डायरेक्शन हो जाएगा वो ए मतलब पी और बी पे क्या है हमारे पास ई, ई और पी दोनों के परपेंडिकुलर होगा। अच्छा एक और चीज बताओ, बस बस बहुत आराम से हम आखिरी टॉपिक पे पहुंच चुके हैं। क्या ये और ये जो मैंने लिखा है ऐसा मैं कर सकता हूं, क्या यहां से और यहां से जो टॉर्क मिल रहा है वो इक्वल है? जल्दी सोचो थोड़ा सा, रिवाइज करो थोड़ा सा, जा दिमाग पे जोर डालो, आखिरी टाइम है, जल्दी से सोचो, थोड़ा सा जल्दी सोचो। हाँ सोच पाए कुछ? मैक्सिमम लोगों को मिल गया होगा, दिस इज पीई, दिस इज ईपी, दे आर नॉट सेम द डायरेक्शन, दो द डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर, है ना, दोनों कंडीशन में जो डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर है, बट परपेंडिकुलर भी तो दो डायरेक्शन हो सकते हैं, हो सकते हैं कि नहीं, परपेंडिकुलर दो डायरेक्शन हो सकते हैं। मान लो ये सरफेस है, ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है ना, तो परपेंडिकुलर ऊपर भी नीचे भी दोनों डायरेक्शन में परपेंडिकुलर पॉसिबल है। तो अगर ये वाला टॉर्क मेरा ऊपर जा रहा है तो ये वाला टॉर्क मेरा नीचे आएगा, दे आर नॉट सेम, आई शुड राइट लाइक दिस, नेगेटिव साइन लगाना चाहिए मुझे, ठीक है। तो फाइनली वी कंक्लूडेड टू दिस, जो हमारा फाइनल फॉर्मूला बना है फॉर टॉर्क इज व्हाट, इज ईपी, हाँ, और पीई, डिपेंडिंग ऑन व्हाट सिनेरियो इज, क्या कंडीशन है, ई क्रॉस पी या पी क्रॉस ई हमारा फॉर्मूला बन जाए। ई क्रॉस पी बना है तो बस डायरेक्शन अपोजिट लेना, मतलब कुछ ऐसा चेंज होने वाला नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको इधर जाना पसंद नहीं है, ऐसे घूमना पसंद नहीं है, क्या पसंद है उसको, इस पॉइंट के अलोंग, ये जो पॉइंट सेंटर वाला है ना, इसके पॉइंट के अलोंग ऐसे घूमना पसंद है। डाइपोल विल रोटेट लाइक दिस, इट विल शो अ रोटेशन अबाउट द पॉइंट, अबाउट दिस फिक्स पॉइंट। क्लियर हो गया, कुछ ऐसा तकलीफ तो नहीं होगा इसमें, मतलब कुछ मेजर प्रॉब्लम तो नहीं है ना। अच्छा दो कंडीशंस हैं यहाँ पे, सबसे पहली अगर मैं बात करूं स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशंस पे आते हैं, उससे पहले सबसे अनस्टेबल पोजीशन क्या होगी उसकी, मतलब कौन से कंडीशन में उस पर टॉर्क मैक्सिमम लगेगा, कौन से कंडीशन में उस पर टॉर्क मैक्सिमम लगेगा। ये देखो फील्ड है, ये फील्ड है ना, अगर मैं डाइपोल को ऐसे रख दूं, मेरी इच्छा जैसे भी चाहूं मैं रख दूं, है ना, मैं पढ़ा रहा हूं, तुम लोग पढ़ा रहे होते तो अपने हिसाब से लेते, है ना, रैंडम नहीं ले सकते। हमने एक कंडीशन ली है, ये एक ऐसी कंडीशन मैंने ली है जहां पे मैंने किसी चीज को तो मैक्सिमाइज कर दिया, क्या मैक्सिमाइज कर दिया, मेरा फॉर्मूला क्या था, टाउ का फॉर्मूला क्या है, पीई साइन थीटा, तो मैंने क्या किया, टॉर्क को मैक्सिमाइज कर दिया। कैसे मैक्सिमाइज कर दिया, मैंने साइन थीटा को मैक्सिमाइज कर दिया, साइन 90 पे साइन थीटा की वैल्यू 1 होती है, तो टाउ की मैक्सिमम वैल्यू क्या पॉसिबल है, पी पॉसिबल है, और कब पॉसिबल है, जब थीटा कितना ले ले 90 डिग्री। तो ये जो कंडीशन है ये मोस्ट अनस्टेबल कंडीशन है, इक्विलिब्रियम नहीं है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम नहीं, दिस इज द मोस्ट अनस्टेबल कंडीशन। एट दिस पॉइंट द टॉर्क ऑन द डाइपोल इज मैक्सिमम, मींस द रोटेशन विल बी मैक्सिमम एट दिस पॉइंट, ठीक है। इस पॉइंट पे सबसे ज्यादा रोटेशनल फोर्स लग रहा है, टॉर्क क्या होता है, मूवमेंट ऑफ फोर्स बोलते हैं ना, रोटेशनल फोर्स बोल सकते हैं उसको, अ फोर्स दैट इज कॉजिंग रोटेशन, तो सबसे ज्यादा रोटेशनल फोर्स इस पॉइंट पर लग रहा है, तकलीफ नहीं। अच्छा दो जो शब्द लिखे हुए हैं स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, क्या है, दोनों इक्विलिब्रियम होने चाहिए, है ना, बढ़िया। इक्विलिब्रियम क्या होता है कि नेट फोर्स वगैरह कुछ बढ़िया जीरो उरो हो तो अच्छा सा काम चलता है ना। अच्छा कोई कंडीशन ऐसी हो सकती है हमारे पास जिसमें नेट टॉर्क जीरो कर ले, जहां पर टॉर्क जीरो लगे, हाँ, देखो फॉर्मूले से देखोगे तो ऐसा तो बहुत आसान है फाइंड करना, टॉर्क जीरो करना है तो क्या करना पड़ेगा, साइन थीटा जीरो करना पड़ेगा, मतलब थीटा कितना ले लो, जीरो ले लो, या फिर थीटा कितना ले लो, 180 ले लो, ठीक। इसी को बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम, इसी को बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, दोनों इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, ठीक है, क्लियर है। तो थीटा जीरो का मतलब कितना हुआ, एंगल जीरो का मतलब कितना हुआ, हमने अपना डाइपोल उठाया, हमने अपना डाइपोल उठाया और ऐसा रख दिया, माइनस क्यू प्लस क्यू, ये हमारा 2a का डायरेक्शन हो गया और यही हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और
2 है, दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए। तो ऐसे कंडीशन में अब इस पे कोई टॉर्क नहीं लग रहा, शांति से बैठा रहेगा, है ना, इक्विलिब्रियम कंडीशन, सेटिस्फाइड, नो फोर्स इज देयर। अब इसी का उल्टा सिनेरियो ले लेते हैं, प्लस क्यू यहां ले लो, माइनस क्यू यहां ले लो। अब ये मैक्सिमम रोटेट हो चुका है, 180 डिग्री रोटेट हो चुका है, इसका रोटेशन कैसा हो गया, ऐसा हो गया। इस कंडीशन में फोर्स नहीं लग रहा, टॉर्क नहीं लग रहा। ये दोनों कंडीशन जो है, ये और ये दोनों इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। एक स्टेबल है, एक अनस्टेबल है। 180 वाले को अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं और दूसरे वाले को स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। ठीक है, तो आज जितने टॉपिक करें, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, है ना, बहुत सारी चीजें कवर करी और बहुत डिटेल में हमने कवर करी। एक एक पॉइंट जो था उसको प्रॉपर्ली नोट करके प्रॉपर्ली समझने की कोशिश करो। बाकी आगे के लेक्चर्स में अभी हमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने हैं, हमें फ्लक्स पढ़ना है, गॉस लॉ पढ़ना है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ये जो लेक्चर आज लिया है, इसके यहां से 100% एक क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है, फिक्स्ड है, मतलब वो आता ही है, हर बार ही आता है। अब इसके न्यूमेरिकल एप्लीकेशंस पे भी हो सकते हैं और इसके फॉर्म डायरेक्ट डेरिवेशंस पे भी हो सकते हैं। अगर एक बार प्रीवियस ईयर पेपर्स उठा के देखोगे तो इस पे बहुत डायरेक्ट फॉर्मूला, डायरेक्शन के बेसिस पे जो हमने छोटे छोटे पॉइंट डिस्कस किए ना बीच में, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर द एक्सियल, फॉर द इक्वेटोरियल या फॉर बोथ द केसेस, कंपैरिजन, ये सभी चीजों पर बहुत ज्यादा चीजें पूछी जाती है ना। तो बहुत डिटेल में वीडियो को देखो, आराम से समझने की कोशिश करो, पॉज करो जहां रिक्वायर्ड है। ठीक है, क्लियर है ये सारी चीजें। चलो आज के लेक्चर को हम यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग लाइक दिस। थैंक यू।